नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की व्यूज में। सौरभ आपके साथ मेहमानों से आपको मिलवा देता हूं। विनोद अग्निहोत्री जी हमारे साथ प्रोग्राम में। सर बहुत स्वागत आपका। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी आ चुके हैं, बहुत स्वागत हर्षवर्धन जी का। विजय त्रिवेदी जी हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत सर। और समीर चौगांवकर साहब प्रोग्राम में। सर बहुत स्वागत आपका। तो दिल्ली में खबर आज देखें ये है कि आतिशी जी जो मुख्यमंत्री थी उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ये औपचारिकता है। अब इसके बाद जो कार्रवाई होनी है वो तब पूरी होगी जब भारतीय जनता पार्टी ये तय कर लेगी कि उसका मुख्यमंत्री कौन बनेगा। फिर उसके बाद शपथ होगी, उसके बाद सरकार बनेगी, उसके बाद कैबिनेट की मीटिंग होगी, उसके बाद फैसले लिए जाने शुरू होंगे। दूसरी खबर इसी से जुड़ी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और अमेरिका के दौरे पर रवाना हो चुके हैं। अब वो 13 तारीख को वापस लौटेंगे। मतलब अब जो भी एक्सरसाइज दिल्ली के सीएम को लेकर के होनी है वो अपने अंजाम पर उसके बाद ही शायद सिरे चढ़े। ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री के आने तक का तो इंतजार किया ही जाएगा, भले ही कुछ तय कर लिया गया हो, लेकिन उनके आने के बाद ही उसकी घोषणा की जाएगी। तो अभी 4-5 दिन आप हो सकता है कि दिल्ली में यह सवाल बरकरार रहे कि दिल्ली का मुख्यमंत्री आखिर कौन बनने जा रहा है। तो हम उसको भी आज लेंगे अपनी चर्चा के अंदर और उस एक डेटा के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली के चुनाव में जो कुछ हुआ वो कैसे हुआ। तमाम तरीके के विश्लेषण हो चुके हैं, यूं तो बहुत सारी बातें कही जा चुकी हैं, लेकिन डेटा साइंस के साथ उसको समझने में थोड़ी और आसानी भी होती है और उसकी विश्वसनीयता भी ज्यादा होती है। तो सीएसडीएस लोकनीति ने एक सर्वे किया है और इस सर्वे में उन्होंने कई मुद्दों पर बात की है कि आखिर जनता ने किन फैक्टर्स को दिमाग में रखकर यह मैंडेट दिया जो आपके सामने है कि अरविंद केजरीवाल को उन्होंने चौथी बार मुख्यमंत्री बनने का अवसर नहीं दिया और बीजेपी को क्यों दिया। केजरीवाल जी की कौन कौन सी बातें, कौन कौन से उन पर आरोप या उनकी कौन कौन सी कमियां लोगों की नजरों में थीं जिसको केजरीवाल जी शायद पढ़ नहीं पा रहे थे, और क्या उसका विकल्प भारतीय जनता पार्टी केवल क्योंकि एक ही ऑप्शन था इसीलिए बीजेपी को ही दिया वोट, कांग्रेस को वोट क्यों नहीं गया, इसका भी जवाब आपको इस सर्वे के अंदर मिलेगा। लेकिन मैं सबसे पहले आपको आतिशी जी का बयान सुना देता हूं क्योंकि कल से सारे नेता खामोश हैं आम आदमी पार्टी के। केजरीवाल जी दिखाई नहीं दिए, बाकी नेता भी कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। सौरभ भारद्वाज जी का एक इमोशनल होता हुआ वीडियो जरूर देखने को मिला था, लेकिन इसके अलावा सब लोग बिल्कुल चुप हैं, खामोश हैं। पंजाब को लेकर कल एक मीटिंग वो करने वाले हैं, उसकी बात अब से थोड़ी देर में। आतिशी जी की तस्वीर आप देख रहे हैं जब उन्होंने अपना इस्तीफा दिया एली साहब से मिलकर, उसके बाद क्या बोली वो ये सुन लेते हैं। हमारी ये जिम्मेदारी है एक ऑपोजिशन की भूमिका निभाना। जो पार्टी जीत के आई है, भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है, उसकी जवाबदेही तय करवाना आम आदमी पार्टी के विधायकों का काम है। भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया कि पहली कैबिनेट की बैठक में 2,500 रुपये की स्कीम पास की जाएगी और 8 मार्च तक दिल्ली की सभी महिलाओं के खाते में 2,500 रुपये आ जाएंगे। तो आम आदमी पार्टी इस पर भारतीय जनता पार्टी की जवाबदेही को सुनिश्चित करेगी। ठीक है, अब ये उनका फर्ज है जो वो कह रही है, बिल्कुल ठीक है। अब विपक्ष के रोल में अब वो जवाबदेही तय करें और कैसे सरकार काम कर रही है उसके ऊपर एक निगाह रखें। लेकिन आई पहले सबसे बड़ा सवाल तो ये कि दिल्ली के मुख्यमंत्री की खोज आखिर कहां तक पहुंची है। विनोद जी, नाम तो बहुत सारे चल रहे हैं, मतलब देखो बीजेपी को लेकर हर आदमी ये कहता है भाई बात तो आप कितनी भी कर लो, तय तो जो होगा तब होगा, लेकिन फिर भी मोस्ट प्रोबेबल नेम्स में से इस वक्त कौन है? देखिए, हम लोग कल भी आपके ही कार्यक्रम में चर्चा कर रहे थे कि कौन, नाम के बारे में तो कुछ भी कहना किसी के लिए संभव नहीं है। ये वो बीजेपी नहीं है। अब विजय जी कुछ बता सकें, इनकी गहरी पकड़ है, बाकी मेरे बस का तो है नहीं। लेकिन फिर भी अगर प्रोबेबिलिटी के आधार पर आप देखें, मान लीजिए कि क्योंकि देखिए जो भी फैसला होगा वो राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी को जो लाभकारी होगा, खासकर दीर्घकालीन राजनीति, लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स की दृष्टि से, और दिल्ली के बाहर भी उसका असर पड़े, इस दृष्टि से ही नाम लिया जाएगा। तो मुझे लगता है उसमें 2-3 नाम लिए जा सकते हैं। पहला नाम तो सभी लोग ले रहे हैं, प्रवेश वर्मा का, कि भाई उन्होंने अरविंद केजरीवाल को हराया है, नई दिल्ली से जीत के आए हैं, जाट समुदाय से आते हैं, राजस्थान में, हरियाणा में, ये आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सब जगह उसका फायदा मिल सकता है पार्टी को। ये सारे नैरेटिव उनके पक्ष में है। युवा भी हैं, दिल्ली के 2 बार सांसद रहे हैं, दिल्ली के मूल निवासियों में हैं, तो ये सब उनके पक्ष में जाती हैं चीजें। और उनको अमित शाह जी का, प्रधानमंत्री जी का विश्वास भी प्राप्त है। एक बार विधायक भी रहे। हाँ, विधायक भी रहे, मुंडका से रहे हैं। और जिस तरह से वो उनको लाया गया नई दिल्ली में, उनके खास करके वो दिल्ली देहात की राजनीति करते रहे, वहां से उनको बिल्कुल मोस्ट अर्बन कॉन्स्टिट्यूंसी में लाया गया। तो उस दृष्टि से उनका नाम सबसे पहले लिया जा रहा है। लेकिन जो अगर आप मोदी जी की
की कार्य राजनीतिक शैली और कार्यशैली देखें, उसमें अक्सर वो किसी ऐसे व्यक्ति को लाते हैं जिससे पार्टी को दीर्घकालिक फायदा हो, साथ ही साथ एक नया नेता भी सामने आए। भाई राजस्थान में, आपका मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, सब जगह हमने ऐसे ही प्रयोग देखे हैं। उत्तर प्रदेश में योगी जी का जब नाम आया तो अचानक आया, प्रयोग था। हरियाणा में सैनी जी अचानक नाम आया, तो पुष्कर सिंह धामी इसी तरह आए। तो इस दृष्टि से अच्छा, फिर महिला पर भी लोग कह सकते हैं, कोई महिला भी हो सकती है। उसमें एक बात मैं कह सकता हूं कि जहां तक मुझे लगता है कि कोई भी बने, लेकिन मुझे लगता है सब ज्यादा संभावना विधायकों में से ही किसी को मुख्यमंत्री बनना। ये भी एक सवाल है कि विधायक बनेगा या कोई सांसद भी बन सकता है या कोई भी और बन सकता है। मतलब अब देखिए, बनने के लिए तो कोई भी बन सकता है, बनने के लिए तो कोई ऐसा व्यक्ति भी बन सकता है जो ना विधायक हो ना सांसद हो, क्योंकि 6 महीने का समय होता है। 6 महीने के अंदर किसी को इस्तीफा दिला के वो चुनाव पे जीत के आ सकता है व्यक्ति, लेकिन इसलिए कोई बन सकता है। लेकिन संभावना की जहां तक बात है, बनना किसी विधायक में से ही किसी को चाहिए, क्योंकि अभी तक आप देखिए, मध्य प्रदेश में देखिए, मोहन यादव को बनाया गया, भजन लाल शर्मा को बनाया गया, राजस्थान में दोनों विधायक थे। पुष्कर सिंह धामी को बनाया गया, वो भी विधायक थे जब पहले बनाया। अगर ये क्लियर है, आपको लग रहा है कि विधायकों में से ही बनेगा, तो फिर चॉइसेस भी थोड़ी लिमिट हो जाती है। ठीक है, तो उस पर ज्यादा बात हम लोग कर सकते हैं। जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, परवेश वर्मा का नाम सभी लोग ले रहे हैं जब से ये हुआ है। ये चर्चा चली भाई नहीं, किसी महिला को बनाना चाहिए दिल्ली के अंदर, या किसी दलित को। एक दिल्ली हिंदुस्तान में कोई दलित चीफ मिनिस्टर नहीं है, तो एक दलित चीफ मिनिस्टर देके बीजेपी बड़ा अच्छा संदेश दे सकती है। कोई सिख अगर हो दिल्ली का मुख्यमंत्री, तो बीजेपी को पंजाब में बहुत लाभ होगा, और पंजाब में चुनावी लाभ से ज्यादा सिख समुदाय के नजदीक जाने की जो कोशिश है। में एक समस्या ये है कि जो 3 सिख जीत के आए हैं बीजेपी के, वो तीनों भारतीय जनता पार्टी से प्रॉब्लम है बिल्कुल। 2 अरविंदर सिंह लवली और तविंदर मारवा कांग्रेस से आए हैं, और सिरसा जी अकाली दल से आए हैं। हालांकि एक हेमंत बिश्व शर्मा का अपवाद है, लेकिन हेमंत बिश्व शर्मा 5 साल तक 5 साल इंतजार कराया गया मंत्री रहे। और जो जिस तरह से पूर्वोत्तर की राजनीति में उनका दखल है, वो एक पार्टी के लिए एसेट साबित हुआ। शायद सीएम नहीं, डिप्टी सीएम का फॉर्मूला अगर और राज्यों की तरह बीजेपी दिल्ली में देती है, तो मे भी एक डिप्टी सीएम की पोस्ट किसी एक सिख व्यक्ति के लिए हो सकती है। इसके अलावा पूर्वांचलियों की इतनी बड़ी तादाद दिल्ली में है, 30%, और उतना आपको वोट भी मिला है, तो उनको कैसे इग्नोर करेंगे? या फिर एक वो चॉइस थी जो मैंने कहा कि आप क्या किसी सांसद में से बनवा सकते हैं। एक नाम उसमें से हरदीप सिंह पुरी जी का भी चल रहा है सर, पुरी साहब का भी चल रहा है कि मतलब वो पार्टी के भी हो गए, सिख भी हैं, सीनियर भी हैं, ब्यूरोक्रेट रहे, तो सिस्टम भी जानते हैं, सरकार कैसे काम करती है जानते हैं, और सेंटर के साथ पूरी तरह अलाइंड है। और अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर भी रहे, तो दिल्ली की जो जमीन की समस्या, हर चीज समझते हैं, जानते हैं, स्थानीय समस्याएं वो भी जानते हैं कुछ, क्योंकि अर्बन जो केंद्र का आवास मंत्री होता है, वो ज्यादातर उसका काम दिल्ली को ही देखना होता है, बाकी तो राज्यों के मंत्री। इसलिए उनके नाम की चर्चा ही बहुत जोर से। विजय जी देखिए, जो लोग बीजेपी को समझते हैं, जैसे विनोद जी ने कहा, तो वो गैस वर्क ही नहीं करते। बीजेपी को समझने का एक ही तरीका है कि यदि आप समझते हैं तो गैस वर्क करना बंद कर दीजिए, वहाँ जो आला कमान तय कर देगा वो हो जाएगा। लेकिन आला कमान तय ऐसा नहीं करता कि एक आदमी ने डिसाइड कर लिया। आला कमान में जो उनका ग्रुप है, पार्लियामेंट्री बोर्ड है या सीनियर पार्टी लीडर्स हैं, वो सब चीज़ों को तय करके, विचार करके कर रहे हैं। और एक बड़ी परेशानी होती है कि जब आपको बहुत बड़ा मैंडेट मिल जाता है, जीतने वाले कराने वाले विधायकों की तादाद बहुत ज़्यादा है, तो उसमें चुनना मुश्किल होता है। और अब ऐसा मैंडेट आया जिसमें हर ग्रुप से ही बड़ा सपोर्ट मिला है, चाहे वो पूर्वांचली हो, दिल्ली के पंजाबी, सिख, क्षत्रिय जो है उनका भी उसको मिला है, दलितों का भी मिला है, तो उनमें से चुनना है। और मुझे लगता है कि यदि डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेगा तो हो सकता है कि कोई सिख समाज से बन जाए। चीफ मिनिस्टर तो सिख समाज से नहीं होगा। ठीक है। एक संभावना मुझे जो सबसे ज़्यादा लगती है कि वो विधायक ही होगा। मुझे अभी तक लगता है विधायक हो, नौजवान हो, मतलब नौजवान का मतलब यंग हो, उसका एक्सपीरियंस को आप मत करिए कि वो 5 बार के विधायक होंगे, 6 बार के विधायक होंगे। तो फिर इसमें परवेश वर्मा की दावेदारी मजबूत लगती है। परवेश वर्मा की तो दावेदारी सबसे मजबूत होती है, दोनों वजह से। एक तो बीजेपी में दावेदारी चलती नहीं है। बाहरी दिल्ली का पूरा क्षेत्र जहाँ पर जाटों ने पूरा तरीके से सपोर्ट किया है, और वो जाट थोड़ा सा अटके हुए थे, और भारतीय जनता पार्टी को बड़ी मुश्किल से कोई एक जाट नेता मिला है मजबूत, और वो लॉन्ग टर्म की पॉलिटिक्स को बहुत बड़ा, जिसका कद बहुत ऊंचा किया जा सकता है, लंबा समय भी उनके पास है। पूर्वांचलियों को चीफ मिनिस्टर बनाना अभी मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगता है। क्यों? नहीं, वो उस पर नहीं जाएंगे। आप बिहार चुनाव को ध्यान में रखते हुए करें तो कर सकते हैं, लेकिन दिल्ली के मिजाज में अभी वो फिलहाल जो नया ये वोट जो है ना, बहुत समय से अटका हुआ था, बीजेपी से नाराज था। सिख वोटर, पंजाबी, क्षत्रिय वोटर जो था उनका, लेकिन वो उनको उस तरह से सपोर्ट नहीं कर रहा था।
तो वो मौका है, पूर्वांचलियों के लिए मौका है, पूर्वांचलियों का दबाव भी। और आपको ध्यान हो कि पिछले अभी चुनाव प्रचार के दौरान पूर्वांचलियों को लेकर काफी झगड़ा हुआ। एक बड़े प्रवक्ता को उन्होंने मतलब आउट ऑफ द सीन कर दिया, केवल उसी को ध्यान में रखते हुए। और पार्टी में भी शायद पहली बार हुआ कि एक बड़ा लीडर दूसरे बड़े लीडर को इस तरह से रिएक्ट करे, तो उसकी चिंता हो सकती है। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा बात लगती है कि एमएलए ही वहां पर ठीक हो है। सकता है। समीर जी, कुछ नाम कुछ चर्चाएं, कोई खबर? देखिए, मुझे लगता है कि एक महिला मुख्यमंत्री की प्रबल दावेदारी दिल्ली में मुझे नजर आ रही है। एक तो कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी में कोई भी महिला मुख्यमंत्री नहीं है। अब इतने अगर राज्य आप देखेंगे तो कहीं भी भारतीय जनता पार्टी की कोई महिला मुख्यमंत्री नहीं है। डेप्यूटी जरूर है, जैसे राजस्थान में दिया कुमारी को बनाया हुआ है, उड़ीसा में डेप्यूटी मुख्यमंत्री तो महिला जो महिलाएं जीत के आई हैं उनके नाम अगर लें, सांसद तो एक बांसुरी स्वराज है, कमलजीत शेरावत है, शिखा राय मुझे लगता है एक प्रोमिनेंट नाम है, जिन्होंने उनको हराया, सौरभ भारद्वाज को। पूर्वांचल से आती है वो, मेयर भी नहीं, और पूर्वांचल से आती है। दो और महिलाएं जीती हैं बीजेपी से, एक रेखा गुप्ता जीती है। शिखा राय की मुझे ज़्यादा दावेदारी लगती है। अगर विधायकों से अगर देखेंगे तो उसकी दावेदारी मुझे ज़्यादा नजर आती है। और दूसरी बात यह है कि मुख्यमंत्री के साथ भारतीय जनता पार्टी एक डेप्यूटी उप मुख्यमंत्री एक या तो जरूर शिखा राय भी पूर्वांचली हुई क्या? हाँ, रेखा राय पूर्वांचली। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक डेप्यूटी जरूर देंगे। देखिए, आप भारतीय जनता पार्टी का ट्रेंड देखिए, राजस्थान में मुख्यमंत्री बनाया तो दो उप मुख्यमंत्री बना दिए, राजस्थान में एक मुख्यमंत्री तो दो डेप्यूटी बनाए। आप उड़ीसा में देखिए, एक मुख्यमंत्री बनाया तो उसके साथ दो दिए, छत्तीसगढ़ में एक मुख्यमंत्री बनाया तो उसके साथ दो डेप्यूटी मुख्यमंत्री दिए। तो मुझे लग रहा है कि कास्ट समीकरण सब जगह भारतीय जनता पार्टी ने सेट किया। राजस्थान में अपने उत्तर प्रदेश में एक मुख्यमंत्री तो दो डेप्यूटी बनाए कास्ट के हिसाब से। तो मुझे लग रहा है दिल्ली के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी कोशिश करेगी, एक जो मुख्यमंत्री बनेगा तो दूसरी कास्ट को मैनेज करने के लिए एक जरूर डेप्यूटी। क्या परवेश जी कर क्या लड्डू बांट रहे हैं? क्या लड्डू बांट घर के बाहर लड्डू बांट, अपने घर के बाहर उन्होंने काफी तो काम लगवाया। उनको मैनेज करेगी। तो मुझे लग रहा है, अगर वैसा देखा जाए तो मुझे लग रहा है रविकांत का भी एक संभावना ज्यादा है, जो अभी वाल्मीकि समाज से जीते हैं, त्रिलोकपुरी से पहली बार के विधायक है, वाल्मीकि समाज से आते हैं। उनकी भी दावेदारी मुझे लगता है त्रिलोकपुरी से जीते हैं। हाँ, त्रिलोकपुरी से भी जीत बहुत कम वोटों से हुई है। 362 वोटों से जीते हैं वो। 362 वोटों से जीते हैं। लेकिन एक वाल्मीकि समाज से वो आते हैं, पढ़े लिखे हैं व्यक्ति, अच्छे यंग एज के हैं, तो पहली बार के विधायक है, तो उसकी भी संभावना लग रही है। इसके अलावा नेगी का भी लग रहा है, जो जिन्होंने अवध ओझा को हराया है, रविंद्र सिंह नेगी। हाँ, या मोहन सिंह बिष्ट। मोहन सिंह बिष्ट तो 7 बार के हो चुके, वो तो स्पीकर बना दिया। चांस मुझे लगता है, क्यों इतने सीनियर आदमी हैं? हाँ, तो इतने सीनियर और वो भी बड़े व्यक्ति को हरा के आए हैं। बड़ी कठिन सीट जीत के आए बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। और उत्तराखंड टफ के सीट जीत के आए हैं। मुस्तफाबाद से जीते हैं, मुस्लिम सीट जीते मुस्तफाबाद से, पहले करावल नगर से थे जहाँ ठीक है कपिल सर, मिश्रा ठीक है जीते। सर। कोई सिख बना सकती है भाजपा? हालांकि तीनों पार्टी के में अभी भी हाल में ही आए हैं। कौन? कोई सिख चेहरा नहीं, मुझे नहीं लगता कि किसी सिख को। देखिए, पंजाब में तो अमरिंदर सिंह को आपने लेकर आए, क्या हुआ? अमरिंदर सिंह को लाने का वो खुद हार गए, सब हुआ। तो मुझे नहीं लगता कि कोई यहाँ किसी सिख को बना के आप पंजाब अमरिंदर सिंह को पार्टी कुछ दे नहीं सकती थी ना, यहाँ मौका है देने का। तो यहाँ आप डेप्यूटी भले बना दें, मुख्यमंत्री सरदार बनाए, मुझे गंगा में मिल जाने के बाद सब गंगा हो जाती है। डेप्यूटी तक बना सकते कह रहे हैं। हर्षवर्धन जी, पहली बात तो ये मुझे लग रहा है यहाँ से कसो एक ही नाम आएगा और वही फाइनल हो जाएगा। जब विनोद जी, विजय जी, समीर जी, सबने आपने कहा था कि अब तो विधायक बनेंगे तो नाम कम कर दीजिए, और मैंने जब अभी गिनना शुरू किया तो तीनों हमारे जो वरिष्ठ साथी लोग हैं, इन्होंने करीब 13 नाम गिनाए हैं। जब ये कहा गया कि अब नाम कम हो जाएंगे, ये भारतीय जनता पार्टी जितने विधायक हैं उनमें से किसी एक को भी मुख्यमंत्री बना देंगे तो हम लोग यहां चर्चा करेंगे, तो उसके लिए कह सकते हैं कि ये वजहें हैं जिनकी वजह से ये बनाया जाएगा। मेरा स्पष्ट मानना है कि भारतीय जनता पार्टी आज जहां खड़ी है वहां परवेश वर्मा बहुत प्रबल दावेदार है। सिर्फ इसलिए नहीं कि अरविंद केजरीवाल को हराया, सिर्फ इसलिए नहीं कि जाट हैं, इसलिए कि पिछले 1.5-2 वर्ष से अमित शाह की रणनीति के लिहाज से वो दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। दूसरा, इस चुनाव का जो मोमेंटम होता है वो खींच कर लेकर आए, और उनके जो कहें कि माइनस क्या है, तो एक तो खुद आक्रामक न हो जाएं, अनुशासन में बने रहें, पार्टी में ऐसा ना हो जाए। मैं बार बार 1993 याद दिलाता हूं कि भाजपा बहुत मजबूत पार्टी थी, पूर्ण बहुमत से आई थी, 49 अभी से एक ज्यादा सीटें आई थी, लेकिन आपस में लड़के ऐसा किया कि अब 98 के बाद आज जाकर सरकार बनी। तो भाजपा को यह ध्यान रखना है। जो नाम इसके इतर हैं, देखिए, विजेंद्र गुप्ता, जितेंद्र महाजन, रेखा गुप्ता और आशीष सूद, ये बेस्ट सूटेड कैंडिडेट हैं, खांटी दिल्ली वाले हैं। दोबारा बताइए सर नाम, व्यूअर्स नहीं जानते होंगे ना कौन कौन है। जानते हैं। विजेंद्र गुप्ता पूर्व अध्यक्ष, जो नेता प्रतिपक्ष भी रहे, लगातार जीतते चले आए, प्रदेश अध्यक्ष रहे। रेखा गुप्ता
जो दिल्ली विश्वविद्यालय में सचिव रही, जहां तक मुझे याद है, एबीवीपी का कैडर रही हैं, वो भी पार्टी संघ परिवार से आती हैं, वो एक महत्वपूर्ण प्रत्याशी हो सकती हैं। आशीष सूद प्रदेश भाजपा के महामंत्री हैं, एबीवीपी से ये भी जीत कर आए थे, और ये अभी जो संघ की टॉप लीडरशिप है, बीजेपी की टॉप लीडरशिप है, उसके नजदीकी हैं। जितेंद्र महाजन जो पहले भी जीत कर आए थे, ये भी कैडर के हैं। ये जो नाम है परवेश वर्मा के अलावा सब विधायक बन गए हैं, ये सब विधायक बन गए और सब संगठन की नीति के लिहाज से काम करने वाले लोग। एक सतीश उपाध्याय का नाम भूल गए आप। सतीश जी का भी नाम है, लेकिन मुझे दूसरी वजहों से, वैसे तो वो भी टफ सीट थी सर, मालवीय नगर की वैसी आसान सीट नहीं थी, उनकी भी दावेदारी है। लेकिन ये नाम जो है, और मेरा ये मानना है कि जो ये पूरी भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से देखें तो पंजाबी, वैश्य और जाट, यहां जाकर कांटा टिकने वाला है। और निश्चित तौर पर एक उप मुख्यमंत्री होगा, सिख मुख्यमंत्री नहीं होने वाला है, सिख उप मुख्यमंत्री जरूर हो सकता है। तो जब आप पंजाबी कह रहे हैं तो उसमें सिख अलग है उससे? पंजाबी मतलब सब है, सिख अलग है। पंजाबी जो दिल्ली का जो एक जो बेसिक जो भाजपा का वोटर जो होता था, वीरेंद्र सचदेवा है, जो वीरेंद्र सचदेवा है, जो आशीष सूद हैं, खत्री, जो इस तरह के हैं, पंजाबी तो ब्राह्मण, पंजाबी वैश्य कॉम्बो चलेगा। और साथ में अगर सिख आएगा तो मुझे अभी भी लगता है कि मनजिंदर सिरसा ये बड़े प्रबल दावेदार हो सकते हैं, लेकिन उप मुख्यमंत्री के लिए मुख्यमंत्री इनमें से कोई नहीं बनने। चलिए, ये तो चर्चा थी साहब कि कौन बन सकता है मुख्यमंत्री। अभी चलती रहेगी चर्चा जब तक नाम बीजेपी दे ही नहीं देगी। अब जरा मैं जो सर्वे की बात आपसे कर रहा था, प्रधानमंत्री जी उस नाम को फाइनल कर, जाहिर सर, जाहिर आपने बड़ा राष्ट्रोद्घाटन हाँ, किया। तो बड़ी बात है, मतलब इसमें ये तो जो विचार है, विमर्श नहीं, आज तक पता ही नहीं था किसी को। CSDS लोक नीति का सर्वे है सर मेरे हाथ में। ये सर्वे आज इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित भी हुआ है। तो सर्वे अच्छा है, इसमें कुछ डिटेलिंग है, और ये काउंटिंग डे तक हुआ है, उससे पहले हफ्ता भर चला है शायद। तो लेकिन इसमें बातें कुछ अच्छी पूछी गई हैं, जो सवाल पूछे गए हैं वो अब हमको और ज्यादा रेलेवेंट लगती हैं, अब ज्यादा समझ में आ सकती हैं वो। तो जैसे पहला सवाल इसमें था, अगर आप लोग ग्राफिक तैयार हैं तो आप इसके ग्राफिक्स प्लीज चलाइएगा स्क्रीन के ऊपर। पहला सवाल ये सर्वे में पूछा गया था कि दिल्ली के वोटर्स के लिए अहम क्या है? आपके लिए पार्टी अहम है, उम्मीदवार अहम है, या सीएम का कैंडिडेट अहम है? तो इसका जवाब जी हाँ, 57% लोगों ने कहा पार्टी देख के वोट करते हैं। तो इतना तो क्लियर था कि चॉइस वॉज बिटवीन बीजेपी, आप एंड कांग्रेस। इंडिविजुअल उम्मीदवार उस हद तक इंपॉर्टेंट नहीं थे लोगों के लिए, और ना ही सीएम का चेहरा भी था। तो वोट करने के लिए पार्टी थी। लेकिन सीएम के चेहरे पर भी राय पूछी गई थी, तो उसमें अरविंद केजरीवाल का नाम टॉप पर आया। 39% लोगों को अरविंद केजरीवाल जो है एज सीएम ठीक लग रहे थे, अच्छे लग रहे थे। 4% लोगों ने कहा आम आदमी पार्टी का कोई भी और आदमी बन जाए। तो ये तो मुझे लगता है आम आदमी पार्टी के वोटर ज्यादा रहे होंगे, 43% हो गया ये टोटल। क्योंकि बीजेपी से भी कोई भी सीएम बन जाए वो हमको पसंद होगा, ये कहने वाले भी 37% लोग थे। क्योंकि बीजेपी से कोई नाम भी नहीं था ना। हाँ, बीजेपी कोई नाम भी नहीं था। और कोई कांग्रेस का नेता बन जाए, ये 5% लोगों ने कहा। जितना वोट मिला तो आप इसको अगर ऐसे देखें अगर, तो अरविंद केजरीवाल या आपके लिए तो 43% लोगों ने हामी भरी थी, 37% लोगों ने कहा बीजेपी का आदमी भी बन जाएगा तो हमें बेहतर लगेगा। इसके अलावा वोटर्स में प्रभाव किसका कितना प्रभाव था, नरेंद्र मोदी का कितना प्रभाव था ओवरऑल वोटर्स पर जब पूछा गया कि क्या आप नरेंद्र मोदी की बातों से, नीतियों से प्रभावित होते हैं, 44% लोगों ने हां जवाब दिया। ये ओवरऑल है, इसमें आपका समर्थक भी है, कांग्रेस का भी, बीजेपी का भी। बीजेपी के वोटरों से जब स्पेसिफिक सवाल पूछा गया तो वो 85% तक था कि हाँ मोदी जी से प्रभावित हैं। अरविंद केजरीवाल की बात जब आई तो ओवरऑल 33% लोगों ने कहा कि अरविंद केजरीवाल का काम जो है प्रभावशाली है। बीजेपी के वोटरों में यह संख्या अरविंद केजरीवाल को पसंद करने वालों की मात्र 3% थी, और आम आदमी पार्टी के वोटर्स में यह संख्या 72% थी। राहुल गांधी के लिए जब सवाल आया तो केवल 5% लोगों ने कहा कि हमें वो एक प्रभावी नेता लगते हैं। ओनली 5% दिल्ली में लोगों ने इस बात को माना। अब मूल मुद्दे दिल्ली के, जो करप्शन के चार्जेस लगे, अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्रियों का जेल जाना हुआ, इसका कितना असर पड़ा? आपके नेताओं की गिरफ्तारी पर दिल्ली की राय, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 37% लोगों ने कहा आपके नेता भ्रष्ट थे, गिरफ्तारी सही हुई। 36% लोगों ने कहा झूठे केस में फंसाया गया, गिरफ्तारी गलत हुई। कांटे की लड़ाई, मार्जिनली मोर देन 50, मतलब उसमें लोग मान रहे थे कि भाई हाँ मामला कुछ तो चिपका है, भ्रष्टाचार का मामला, तो उसका नुकसान हुआ है, ये साफ था। इससे जुड़ाई आगे जो एक मुख्यमंत्री का घर था जिसको बाद में सबने शीश महल कहना शुरू कर दिया। 40% लोग दिल्ली के मानते हैं कि केजरीवाल ने गैर जरूरी खर्च किया है, और 36% लोगों ने कहा कि निर्माण ठीक है और बीजेपी ने तिल का ताड़ बनाया। ये दोनों इश्यूज जो हैं, जेल जाना, केसेस होना, शराब घोटाले का आरोप लगना, और ये अपने घर पर करोड़ों रुपया लगवाना, लोगों की नजर में ये एक बड़ा मुद्दा था और उस पर वोट हुआ है, ये बात बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है। विनोद जी,
नहीं, लेकिन एक चीज देखिए कि दोनों मामलों में जो अंतर है, सहमत और असहमत लोगों का बहुत कम है। हाँ। एक में तो 1% का अंतर है, 37 और 36, दूसरे में भी 4% का अंतर, 40 और 36। तो ये भी मानना पड़ेगा कि एक बड़े सेक्शन में ये मुद्दा नहीं भी चला। ऑब्वियसली 43% वोट तो उनको मिला ही है, मिला तो उनके है, लिए तो मुद्दा नहीं होगा। नहीं है वो। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं दूसरे और मुद्दे रहे जिन्होंने ज़्यादा प्रभावित किया, और शायद वो मुद्दे जो है उन पर हम लोग आगे चर्चा कर सकते हैं अगर आपके उसमें हो। ये मुद्दे देखिए, एक बड़ी बात यह है कि आम आदमी पार्टी, जैसे हर पार्टी का और हर नेता का एक मैग्नेटिक फील्ड होता है जिसके इर्द गिर्द जनता का समर्थन उसको मिलता है। जैसे भारतीय जनता पार्टी का मैग्नेटिक फील्ड क्या है? हिंदुत्व है, उसके बाद बाकी चीज़ें आती हैं। आम आदमी पार्टी का जो मैग्नेटिक फील्ड था वो था उसकी पॉलिटिक्स विद डिफरेंस, अलग तरह की राजनीति, ईमानदार, शुचिता का दावा, वो था जिससे 2013 से लेकर के लोग उसके समर्थन में थे। फ्रीबीज वगैरह उसके बाद में उसको जोड़ती थी। वो जो है शीश महल और ये जो मुद्दा आया जेल यात्रा वाला, शराब घोटाले वाला, इससे उसमें कमी आई, वो कमजोरी हुई। वो जो मैग्नेटिक फील्ड उसकी थी, उसका जो चुंबकीय तत्व था वो कमजोर हुआ। इसीलिए एक मिडिल क्लास दिल्ली का खास करके, जिसको फ्रीबीज से कोई मतलब नहीं था, जो मिडिल क्लास दिल्ली का है, जो मान लीजिए सोसाइटीज में रहता है, वो तो बिजली के बिल भी देता है, पानी के बिल भी देता है, बस में फ्री नहीं जाता, उसके लिए और मुद्दे थे। उसके लिए दूसरे मुद्दे थे, जिस वजह से आम आदमी पार्टी के साथ 2 चुनाव में था, 3 चुनाव में 13, 15 और 20, वो छिटका बड़ी तरह से। और उसने बीजेपी को, क्योंकि वो ये वही वोटर था 10-12%, 14%, जो लोकसभा चुनाव में बीजेपी को वोट करता था मोदी जी के नाम पर। और जो विजय त्रिवेदी जी हमारे साथ कई डिस्कशन में रहे, इस बात को कहते थे कि बीजेपी की कोशिश है कि उस 12-14% को किस तरह रोके विधानसभा चुनाव में अपने साथ, और उसको रोकने में बीजेपी कामयाब रही। कम से कम 7-8% जो उसका बढ़ा है वोट बीजेपी का, जो 46% के आसपास हुआ है जाकर के, और अगर उसमें 2 सीटें जो छोड़ी गई उनका वोट भी जोड़ ले 2%, तो 48%। आपके बाकी मुद्दे और मुद्दों ने इसके बियॉन्ड प्रभावित किया लोगों का मन वोटिंग के लिए। वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा है, इसको आप समझिए जरा। सवाल ये था कि किस मुद्दे पर किसे कितना वोट मिला, किस मुद्दे पर किस पार्टी को कितना वोट मिला। बेरोजगारी के मुद्दे पर आप ऐसे समझिए, बेरोजगारी जिन लोगों के लिए मुद्दा था कि बेरोजगारी दिल्ली में एक इशू है, उनमें से 55% लोगों ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया। इसका मतलब बेरोजगारी दूर करने के लिए उन्होंने आम आदमी पार्टी को बेहतर माना कि ये आएंगे तो दूर करेंगे। दूसरा था दिल्ली में सफाई, गंदगी को दूर करना। 46% लोगों ने बीजेपी को वोट किया, आपको 43%। मतलब दिल्ली के रखरखाव और साफ सफाई के लिए लोगों ने कहा बीजेपी आना जरूरी है। ओवरऑल दिल्ली के डेवलपमेंट के लिए 59% लोगों ने दिल्ली को वोट किया, 33% ने आपको। मतलब दिल्ली को अगर चमकाना है, विकसित दिल्ली बनाना है, तो उसके लिए भाजपा जरूरी है दिल्ली में आना। ये लोगों के मन में साफ मैसेज था। ऐसा आप महंगाई की बात अगर देखेंगे, महंगाई को काबू में रखने के लिए तो 52% लोग आपकी तरफ जाते हैं कि आम आदमी पार्टी रहेगी तो महंगाई कंट्रोल में रहेगी। और भ्रष्टाचार जिन लोगों के लिए इशू था, 76% लोगों ने वो बीजेपी के लिए वोट किया। तो बड़ा क्लियर है, दिल्ली की ओवरऑल डेवलपमेंट और रखरखाव और भ्रष्टाचार, इन 2 इश्यूज के लिए भारतीय जनता पार्टी को ये वोट मिला जो दिखाई दे रहा है। हर्षवर्धन जी, फाइनल कमेंट। देखिए, मुझे लगता है कि कोई और मुद्दा था ही नहीं। एक मुद्दा था, अरविंद बड़ा बेईमान निकला, राजनीतिक तौर पर भ्रष्ट निकला, जो कह के आया ठीक उसके उल्टा किया। बाकी सब उसके आसपास की कहानियां हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। भ्रष्टाचार आपके लिए सिर्फ और सिर्फ, और वो भी जब आप कहते हैं ना, मैं बार बार कहता हूं कि देखिए ये सब चल सकता है, कोई भी पार्टी हो, थोड़ा बहुत ईमानदारी, थोड़ा बहुत भ्रष्टाचारी, थोड़ा बहुत गड़बड़, थोड़ा बहुत आगे पीछे, वो सब चलता है। लेकिन जब कोई नेता कहे कि देखिए हम तो एकदम गंगा में खड़े होकर शपथ ले रहे हैं और गंगा से निकलने के बाद दुनिया का सारा पाप वो करे, तो ऐसे व्यक्ति को जनता बर्दाश्त नहीं करती। बाकी सारी चीजें उससे इतर हैं। मूल बात ये, अरविंद केजरीवाल जो अपने को कट्टर ईमानदार कहते थे, जनता की नजरों में कट्टर बेईमान बने। जो बचे हुए हैं वोट, वो फ्रीबी वोट है, मुस्लिम वोट है और दूसरे कुछ वोट है जो उनसे लाभ है। अब दिल्ली का चुनाव खत्म, पंजाब में टेंशन ऑन, और बीजेपी की निगाह बिहार तक जा रही है। केजरीवाल साहब अभी पंजाब को समेटने और संभालने में अपना टाइम देंगे, ऐसा लग रहा है। आपने बहुत सी बातें सुनी होंगी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अब अरविंद केजरीवाल पंजाब ही शिफ्ट कर जा रहे, नहीं पंजाब में लगे कहीं, या वहां मुख्यमंत्री तो नहीं बदल देंगे, भगवंत मान की जगह किसी और को मुख्यमंत्री तो नहीं बनाया जाएगा। किसी ने कहा कभी केजरीवाल साहब खुद भी क्या पंजाब के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो ये सारी बातें अभी चल रही हैं। इसमें एक चीज तो मैंने आज और पढ़ी, वो और धमाकेदार थी, किसी ने लिखा हुआ था कि भगवंत मान जो है हो सकता है पूरी सरकार लेकर के बीजेपी में ही आ जाए, वो एक नाथ शिंदे ही बन जाए वो। तो ये भी चर्चाएं चल रही हैं, तो इसमें कितना दम है आपको बताएंगे। लेकिन
इतनी तो बात तो तय है कि अब केजरीवाल साहब को पंजाब दिखाई दे रहा है, और जो दिल्ली में हुआ वो पंजाब में ना हो जाए। 2 साल बाद ही तो इलेक्शन है, ये टेंशन उनको हो गई है। इसीलिए उन्होंने बस नतीजों के 2 दिन बाद ही कल पंजाब के सारे विधायकों को दिल्ली बुला लिया है। वैसे भी इनमें से बहुत सारे विधायक दिल्ली में प्रचार कर ही रहे थे पार्टी का, इन सबको दिल्ली बुलाया गया है। कपूरथला हाउस है यहाँ पर, जहाँ पर सीएम भी जाकर के रुकते हैं जब दिल्ली में होते हैं। जी हाँ, वहां पर ये मीटिंग कल होगी। अब इस मीटिंग में क्या कड़े फैसले लेंगे अरविंद केजरीवाल, क्योंकि पार्टी के कन्वीनर तो वही हैं, तो पावर तो अभी भी वही है, पार्टी उनकी है। अब इस पर 2-3 बयान आपको मैं सुना रहा हूं। कांग्रेस से बीजेपी में आए केंद्रीय बने रवनीत सिंह बिट्टू का, मनजिंदर सिरसा जो अभी बीजेपी से विधायक बनकर के आए हैं, और मालविंदर कांग ये पंजाब से आम आदमी पार्टी के सांसद हैं। इन सारे कयासों पर क्या कहना है इन तीनों का, सुनिए। अब बारी पंजाब की है। केजरीवाल और सिसोदिया जी और आतिशी, इनका तो अब चीफ मिनिस्टर हाउस शीश महल खाली हो गए। लोगों ने करवाए, हम कुछ नहीं है। लेकिन अब अगली बारी भगवंत मान, जो दिल्ली में मेरी ख्याल से जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में ये भांड गया है, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में ये पहुंचा है, वहां पे सफाई हुई है। और बादशाहों की तरह कैंडिडेट भी इसके साथ नहीं लग सकता कोई। और इस तरीके से ऊपर से फूल फेंके जा रहे हैं और खड़े हैं जैसे कोई महाराजा आशीष महल का खड़ा हो। तो अब यहां पे चंडीगढ़ में भगवंत मान अपना सामान बांधना शुरू कर दे। दिल्ली चुनाव हारने के बाद अरविंद केजरीवाल जी ने कल पंजाब के एमएलओ की बैठक दिल्ली में बुलाई है। ऐसा बताया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी अब भगवंत मान जी को नालायक बताकर, इनएफिशिएंट बताकर, उन्होंने औरतों का 1000 रुपया देने का वादा पूरा नहीं किया, पंजाब में नशा नहीं वो रोक पा रहे, पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर हालात खराब हो गए हैं, ये कहकर भगवंत मान जी को हटाना चाहते हैं। और खुद अपने एमएलओ से ये कहलाकर कि अरविंद केजरीवाल अच्छे आदमी, इनको मुख्यमंत्री बनाओ, ऐसा वो सपना देख रहे हैं। मैं अरविंद केजरीवाल जी को बताना चाहता हूं, ये पंजाब है, कभी गलती से ऐसा सपना भी मत देखना। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर भगवंत मान जी की अगुवाई में पंजाब के सभी एमएलए, आम आदमी पार्टी के हमारे सुप्रीमो अरविंद जी से बैठक करेंगे। और पंजाब की बहुत बड़ी भूमिका दिल्ली के चुनावों में रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। और अरविंद जी हमेशा ही पार्टी को गाइड करते रहे, आगे भी करते रहेंगे। और ये एक ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग है, पार्टी के तमाम जो लीडरशिप है उससे फीडबैक भी लिया जाता है, आगे की योजना भी बनाई जाती है। ये उसी क्रम में मीटिंग है। तो आपने सुना, 2 लोग बीजेपी के कह रहे हैं कि भाई अब भगवंत मान की उल्टी गिनती शुरू हो गई है एज चीफ मिनिस्टर, और अरविंद केजरीवाल अपना नाम अपने ही लोगों से आगे बढ़वाएंगे अब पंजाब के सीएम के लिए। समीर जी, कुछ दम है इस थ्योरी में? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत बड़ा पंजाब को लेकर कोई परिवर्तन होगा। ये ठीक है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली में चुनाव बुरी तरह हारे हैं, तो पंजाब को वो जरूर संभालने की कोशिश करेंगे। और 2 साल बाद पंजाब में चुनाव है, 2022 में हुए थे, 2027 में पंजाब में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। अभी नगर निगम के चुनाव कुछ महीने पहले ही पंजाब में हुए, भाई प्रचंड बहुमत उनको वहां मिला हुआ। इस समय 117 सीटों में से 92 सीटें आम आदमी पार्टी जीती थी वहां पर, और भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ 2 विधायक है। अगर दिल्ली वाली सिचुएशन है, दिल्ली में भी तो चुनाव में होगा ना, जो कुछ परिणाम होगा तो चुनाव में होगा। ये कह देना कि भाई अब भारतीय जनता पार्टी अगर यहां आ गई है तो पंजाब के डर के मारे भगवंत मान अपने विधायकों को लेकर भारतीय जनता पार्टी में, नहीं उस पर मैं बात, अभी तो ये कि क्या केजरीवाल साहब की भूमिका पंजाब में बढ़ेगी और किस हद तक कि वो खुद सीएम बनने का भी सोचें पंजाब? नहीं, मुझे लगता है मुख्यमंत्री वो किसी स्थिति में नहीं बनेंगे, लेकिन पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक है, पार्टी के सबसे बड़े नेता है, तो वो ये कोशिश करेंगे। और आपको एक और बात बता दूं कि सिर्फ विधायकों की बैठक नहीं है, अभी नगर निगम के चुनाव हुए थे, तो कई नगर निगम में मेयर के लिए भारतीय जनता कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में बहुत कड़ी चुनौती हुई है, उनके भी बहुत अच्छे पार्षद आए हुए हैं। तो यह संभावना आ रही है कि कई आम आदमी पार्टी के पार्षद भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के साथ मिलकर मेयर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें लुधियाना बहुत प्रमुख है, जहां लुधियाना में चल रहा है। तो अपने पार्षदों को संभालने के लिए भी, अपने मेयरों को संभालने के लिए अरविंद केजरीवाल ने बैठक बुलाई है। इसमें एमएलए तो रहेंगे, और लेकिन केजरीवाल किसी भी तरीके से पंजाब की सरकार को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। नहीं, डिस्टर्ब नहीं करेंगे, संगठन के हिसाब से कोशिश करेंगे। क्या किसी को डेप्यूटी बनाना है, क्या मंत्रिमंडल में फेरबदल करना है, ये जो संगठनात्मक चीजें होती है सरकार, डिलीवरी बढ़े सरकार की, बस वो ये कोशिश। जो 1000 रुपए नहीं दिए वो 1000 रुपया तुरंत। सिरसा साहब ने क्या कहा, ये अपना नाम आगे करवाएंगे पंजाब के सीएम के लिए? देखिए, अभी बड़ा झटका आम आदमी पार्टी को दिल्ली में लगा है, तो फिर लगता ही है कि अपना दूसरा घर भी संभाल लो। जरूरत होती है ना एक झटके के बाद, आपको लगता है कि भाई वहां पर भी देख लें क्या है।
और अभी कपूरथला हाउस में जो कल बैठक हो रही है उसमें विधायकों को वहाँ से दिल्ली बुलाया नहीं गया। मेरे ख्याल से दिल्ली से पंजाब जाने से पहले रख ली है मीटिंग। मैंने भी कहा वो यहाँ प्रचार मोटे में तौर थे पे वो यही थे। नहीं, वो संयोजक है, राष्ट्रीय संयोजक है, तो पार्टी की एक संगठन की बैठक और क्या सुधार किया जा सकता है, इस झटके के क्या नतीजे हैं, क्या उससे मैसेज मिला है, उसको भी पर इससे पंजाब में ये मैसेज execute भी तो करने जाता है के। ना, वो भी जा सकते थे, मोहाली जा सकते थे, चंडीगढ़ जाकर मीटिंग कर सकते थे। आप दिल्ली में पंजाब के एमएलए की मीटिंग कर रहे हो तो आप ये भी तो बता रहे हो ना, पावर सेंटर ये है। ये तो पावर सेंटर है ही, लेकिन मुख्यमंत्री वो बनेंगे इसकी संभावना तो मुझे नहीं लगती। वैसे भी पंजाब में गैर सिख मुख्यमंत्री बनने की कोई संभावना फिलहाल तो नहीं दिखाई दे सकती। वहां पर तो बहुत मुश्किल काम है और अरविंद केजरीवाल जी वैसे भी मुख्यमंत्री वहां नहीं बनेंगे। आप कुमार विश्वास का पुराना बयान याद कीजिए, जब वो आम आदमी पार्टी में थे और छोड़ करके आए, उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल की महत्वाकांक्षा थी और मैंने उनसे कहा कि तुम ये नहीं हो सकता, वहां कोई पगड़ीधारी ही वो बनेगा मुख्यमंत्री। वहां पर मैं बता रहा हूँ ना आपको कि मुख्यमंत्री पगड़ीधारी ही रहेगा, सिख ही वहां पर रहेगा। और लेकिन अरविंद केजरीवाल जी का बड़ा अनुभव जो ये हुआ है 10 साल में, वो ये है कि जो ना हो जाए वो कम है। मतलब जितना दिल्ली का जो एक्सपीरियंस उसमें तो वो शीश महल भी है, भ्रष्टाचार भी है, सब कुछ चीज़ें हैं, जेल जाना भी है। ये पूरा इलेक्शन क्या है, ये पूरा इलेक्शन आम आदमी पार्टी से निराश होने वाले लोगों का इलेक्शन है ये। मतलब ये इश्यूज तो आप सब जोड़ लीजिए कि बेरोजगारी है, ये है। जिन लोगों ने अरविंद केजरीवाल के साथ एक नई राजनीति के लिए उसको पार्टी को खड़ा किया था, वो लोग निराश हुए, उसका नतीजा यहाँ पर दिखाई वो देता है। चाहेंगे कि पंजाब में ऐसे निराश लोगों को उनकी निराशा दूर की जाए। ऑलराइट सर, देखिए पंजाब अभी बात हो रही थी पंजाब की, आपको याद होगा जब पंजाब में कांग्रेस सरकार थी, मुख्यमंत्री बदलना था, सुनील जाखड़ का नाम लगभग तय हो गया था। राहुल गांधी ने एक तरह से उनको ग्रीन सिग्नल दे दिया था। उसी समय अंबिका सोनी का एक बयान है कि पंजाब में सिख मुख्यमंत्री ही होना। बिल्कुल याद है आपको? बिल्कुल, उसी वो के बड़े बाद नाराज हो गए थे उस बात उसके बाद पे, नाराज हुए, नाराज पार्टी होने के छोड़ बाद दी। चुनाव हुआ, चुनाव के बाद उन्होंने पार्टी छोड़ दी। तो ये जो हमारे मित्र लोग कह रहे हैं, मैं सहमत हूँ कि पंजाब एक ऐसा राज्य है जहाँ एक पगड़ीधारी सिख ही मुख्यमंत्री होगा, और वो भी शायद जट सिख। उसमें भी एक मतलब केजरीवाल की ये एम्बिशन हो सकती है या नहीं? नहीं, एम्बिशन तो किसी की कुछ भी हो सकती है, एम्बिशन पे तो आप लगाम नहीं लगा सकते। और आप याद कीजिए 2017 में उन्होंने कोई उम्मीदवार चीफ मिनिस्टर का क्यों नहीं घोषित किया था। 2017 में जब लग रहा था कि आम आदमी पार्टी सरकार बना लेगी, तब भी उन्होंने मुख्यमंत्री नहीं घोषित किया और बिना मुख्यमंत्री का चेहरा दिए चुनाव लड़ा, क्योंकि लोग ये मान रहे थे कि अगर पंजाब में सरकार आई तो केजरीवाल जी खुद मुख्यमंत्री बनेंगे। और शायद ये भी उनकी हार का उस समय एक कारण था घोषित। इसीलिए 2022 में उन्होंने आखिर में आके भगवंत मान को घोषित किया, जब उन पर दबाव पड़ा कि भगवंत मान को जो है मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी केजरीवाल जी जो है पंजाब में कोई डिस्टर्ब करेंगे। ये एक चीज़ हो सकती है कि हो सकता है कि वो, चूंकि उनको राजनीति आगे भी करनी है और राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाएं उनकी हैं, वो एक चुनाव से कोई खत्म नहीं हो जाती। तो वो हो सकता है कि राज्यसभा में पंजाब से आने की कोशिश करें या आ जाए। विधायकों की बैठक में हो सकता है ये मांग उठ जाए, तो वहां भी जगह खाली करानी पड़ेगी। पहले जगह तो खाली हो जाएगी, कोई ना कोई जो उनका वफादार होगा वो इस्तीफा दे देगा। और नंबर इतना है विधायकों का, चड्ढा देंगे, नंबर इतना विधायकों का, चुनाव हो जाएगा। संदीप दीक्षित देंगे, दोनों है, राघव चड्ढा है, संदीप दीक्षित है। संदीप दीक्षित कहाँ? संदीप दीक्षित, सॉरी संदीप इनका जो संगठन महामंत्री है, संदीप पाठक। लेकिन आप जब आप लोग नंबर लगा रहे हैं सबके, कौन इस्तीफा देगा, कौन नहीं, मतलब कुर्बानी ये देगा? एक बात हो सकती है कि वो राष्ट्रीय संभावना। राजनीति में और वो जो दूसरी बनाए संभावना की रखेंगे। बात की मैं कह रहा था कि भजन लाल जी जनता दल के मुख्यमंत्री बने और फिर सब सरकारी जनता पार्टी की, और उसके बाद जो है सारी सरकारी लेकर के कांग्रेस में आ गए। वो तो पुराना ऐसा भगवंत मान कर देंगे क्या? देखिए, एक तो ये कि अरुणाचल में हुआ है, पेमा खांडू ने पूरी की पूरी सरकार जो है बीजेपी में शामिल करा दी। मेरा निवेदन है कि आप लोग बहुत शब्द जो चयन कर रहे हैं वो थोड़ा ठीक करें। आपने कहा कि अरविंद जी आज बैठक लेंगे, कुछ कड़े निर्णय ले सकते हैं। अरे भाई, कहिए निर्णय ले सकते हैं, कड़े वगैरह न कहिए, वैसे ही बड़ी मुश्किल में है। कड़े निर्णय लेना मतलब और मुश्किल में फंसेंगे। फिर आप कह रहे हैं कि भी उनका कोई नाम ले लेगा और वो मुख्यमंत्री पद के लिए चले जाएंगे। तो अरविंद जी ठीक है, उनका विवेक मरा, वो कहा जाता है ना, जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, तो मरा तभी तो वो शीश महल वगैरह बनवाया तभी। लेकिन अब इतना भी विवेक मर अगर गया है तो फिर ये पार्टी खत्म होने वाली है। अच्छा, अगर ऐसी कोई मन में जरा सी भी इच्छा है कि हम पंजाब के मुख्यमंत्री बनने की कोशिश करें तो ये पार्टी समाप्त हो जाएगी, छिन्न भिन्न हो जाएगी, आपको ये पार्टी पूरी तरह से खत्म होती दिखेगी। जहां तक रही बात की राज्यसभा, तो अब विनोद जी ने भी कह दिया और लोग भी हामी भर दे रहे हैं, अरे भाई स्वाति जी भूल गए आप लोग। अरे तो स्वाति इतनी मारपीट हुई तब भी छोड़ा नहीं स्वाति मालीवाल। सब लोग स्वाति जी नहीं हो सकते ना। नहीं तो और कोई करके दिखाए, हरभजन चले जाएंगे विदेश, मिलेंगे ही नहीं 3 महीने तक।
आप लोग, मतलब मुझे लग रहा है, देखिए इतनी बड़ी पार्टी नहीं, छोटी सी पार्टी है, छोटे से नेता है अरविंद केजरीवाल, उनकी हैसियत के लिहाज से बात करिए। अरविंद केजरीवाल की इतनी ताकत नहीं थी कि वो किसको, जिन्होंने उनको कठिन समय में निकाला जेल से, उनको वो गुरुदक्षिणा दे पाते। आप लोग अभिषेक मनु सिंघवी क्या? अरे भाई साहब आप सोचिए, जिसने पूरा अरविंद केजरीवाल की इज्जत फंस गई थी, उसी आदमी ने बचाई। उनको राज्यसभा दिलाने के लिए क्या क्या पैंतरे किए, जब तब नहीं कर पाए, जब ताकत फाइनली उनको कांग्रेस से ही तो जाना आज पड़ा। मुझे नहीं लगता कि ये कुछ कराने बहुत मुश्किल होगी, बहुत संभालना पड़ेगा। दिल्ली के चुनाव की जीत का असर कितनी दूर तक जाएगा? इसी साल बिहार में भी चुनाव होना है और बिहार का इलेक्शन बहुत बड़ा इलेक्शन होगा, विपक्ष के लिए भी और बीजेपी के लिए भी। बीजेपी और नीतीश कुमार एक तरफ और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी, तेजस्वी यादव, लालू यादव की पार्टी और छोटे दल उनके साथ जुड़े हुए हैं, जिसे वो महागठबंधन कहते हैं। तो एक तो बिहार की हार के बाद फिर से इस महागठबंधन या इंडिया अलायंस का इम्तिहान बिहार के इलेक्शन में हो जाएगा। हालांकि आप याद कीजिए तो अभी दिल्ली के चुनाव के परिप्रेक्ष्य में ही तेजस्वी यादव का एक बयान आया था, जब उन्होंने कहा था कि ये जो हमारा गठबंधन हुआ तो केवल लोकसभा इलेक्शन के लिए हुआ था, राज्यों के चुनाव के लिए नहीं हुआ था। इसका सीधा सा मतलब ये है कि वो कांग्रेस पार्टी को कितना भाव देंगे ये समझ में आता है इस चुनाव में, पटना के बिहार के होने वाले विधानसभा चुनाव में। ये तो रही एक बात, लेकिन दावे अभी से शुरू हो गए हैं। जीतन राम मांझी की अपनी पार्टी है, वो एनडीए के साथी हैं और दिल्ली में मंत्री हैं। उन्होंने दावा कर दिया है कि बिहार के चुनाव में हमें 243 में से कुल 225 सीट इस बार आने जा रही है एनडीए को। लोग पूछने गए तेजस्वी यादव से, साहब ऐसी ऐसी बात कही जा रही है, तो उन्होंने कहा ये बिहार है, बिहार, ये बाकी लोगों को अभी समझना पड़ेगा। बिहार अलग तरीके से सोचता है, अलग तरीके से चलता है। तो ये बातें, और इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक जिक्र करते हुए बिहार की बात की थी, तो वो भी आपको सुनवा रहा हूं, और उसके बाद बिहार के नेताओं के दावे। बिहार में भी ये कांग्रेस ही है जो जातिवाद का जहर फैलाकर अपनी सहयोगी आरजेडी का जो पेटेंट है उसी जमीन को खाने में जुट गई है। ठीक ऐसा ही हाल जम्मू कश्मीर, बंगाल में भी कांग्रेस ने अपने सहयोगियों का किया है। बिहार को एनडीए के लोग आज नहीं, बहुत पहले से समझे हुए हैं। तेजस्वी जी 4 दिन से राजनीति में आए हैं, उनको समझना पड़ेगा कि क्या करना होगा, इसलिए वो बहुत बात बोल रहे हैं। उनके लिए वो ठीक है, महागठबंधन के आदमियों के लिए ठीक है, लेकिन जहाँ तक एनडीए का सवाल है, एनडीए में एक से एक नेता हैं। नीतीश जी का विकास का कार्य है, नरेंद्र मोदी जी का सहयोग है, तो 2005 के पहले की स्थिति बिहार में लोग नहीं आने देना चाहेंगे। इसलिए वो तेजस्वी जी समझें, बिहार में एनडीए को समझने की जरूरत नहीं है, एनडीए को बिहार के लोग समझते हैं और 225 सीट निश्चित आएगा बिहार का। आशा है कि जो भाजपा के लोगों ने जो वादे किए हैं उस वादा को जो है पूरा करें। लगभग 26 साल बाद जो है बीजेपी सरकार में वापस पुनः आई है, तो उम्मीद है कि जुमलेबाजी की सीमित ना रहे। बीजेपी बोल रही है कि इसका असर बिहार में भी पड़ेगा, इसका असर बिहार में बिहार है, समझना पड़ेगा उनको। बिहार है, समझना पड़ेगा, ये बात तो सही है। देखिए, ऐसा बिहार जो है बाकी देश की रौ में बहता तो नहीं है, पर आप याद कीजिए जब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ नहीं थे और बिहार का इलेक्शन था 2015 का, मेरे ख्याल में पूरी ताकत झोंकी हुई थी उस इलेक्शन के अंदर। नरेंद्र मोदी का उस वक्त पूरे देश में जबरदस्त क्रेज और जलवा था, आज भी है, लेकिन उस वक्त तो बिल्कुल ताजा मामला था। उस दौर में भी बिहार में ब्रेक लग गया था। अब तो खैर नीतीश कुमार उनके साथ हैं और बिहार में जहां नीतीश कुमार वहीं पर सरकार, ऐसा तो अब ये किंवदंती बन गई है कि ऐसा ही होता है। उसी को डेंट करने में लगे हुए हैं बार बार तेजस्वी यादव। वो ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री की तबीयत ठीक नहीं है, वो कहते हैं मुख्यमंत्री टायर्ड हैं, थके हुए हैं, अब उनके पास काम करने की ताकत ही नहीं बची है, एनर्जी नहीं है, ऊर्जा ही नहीं है उनके पास काम करने की, और वो तो बिहार की सरकार चला ही नहीं रही। ये भी तेजस्वी यादव हर मौके पर कहते हैं। 3-4 अफसर हैं, वही लोग सब मिलकर जो कुछ करना है वो कर दे रहे हैं, और उनको चैलेंज मिला था इधर एनडीए से, तो उन्होंने उसका जवाब दिया, और उसके जवाब में उन्होंने कहा कि अब लोग बिहार को पुराने दौर में नहीं ले जाएंगे। पुराने दौर मतलब नीतीश कुमार के दौर में नहीं ले जाएंगे। तो बीजेपी ने और एनडीए वालों ने याद दिलाया कि वो पुराना दौर आपके पिताजी वाला दौर है, वहां नहीं कोई ले जाने देगा। तो ये लड़ाई चल रही है, और दिल्ली के बाद जरूर अब भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को लग रहा होगा कि
अब ये जैसे हरियाणा हुआ, उसके बाद महाराष्ट्र हुआ, उसके बाद दिल्ली हुआ, तो अब जीत का चौका बिहार में लगाया जाए। हर्षवर्धन जी, लेकिन 225 सीट कह गए, 243 में से जीतन राम मांझी। नहीं, देखिए मांझी जी अभी अति उत्साह में हैं और मांझी जी को जितना कुछ मिला है सम्मान एनडीए में, तो उनका ये कहना बनता है। लेकिन तेजस्वी जी की आधी बात से मैं सहमत हूं, आधी बात से असहमत हूं, और सहमति जितनी स्ट्रांग है असहमति भी उतनी स्ट्रांग है। ये क्या बात हुई कि बिहार को समझना, बिहार है बाबू, पहले लोग कहते थे अरे महाराष्ट्र है, अरे हम हरियाणा के हैं। अरे भैया, देश भारत है, उसके अलग अलग हिस्से हैं, अलग अलग लोग रहते हैं, जनता जिसको तय कर लेती है उसको जिता देती है। यही वजह है कि इतने समय से लालू प्रसाद यादव जी को जनता ने बाहर निकाल कर फेंक दिया। अब लालू जी को जब मैं कह रहा हूं तो वो तो भाई अपराधी हैं, दोषी हैं, इसलिए अपराधी कह रहा हूं, नहीं तो आरोपी कहता। अपराधी हैं, आप तो अपराधी नहीं थे, आप तो आरोपी हैं, लेकिन फिर भी जनता ने आपको नहीं चुना। आप तो कभी कभी अपने चाचा जी की उंगली पकड़कर डिप्टी सीएम तक पहुंच जाते हो। तो एक तो ये कि आप ये कह रहे हैं बिहार को समझ नहीं पा रहे हो, तो भाजपा बहुत अच्छे से समझ रही, इसीलिए आपको आपके परिवार को दूर रखा है। दूसरा हिस्सा, जब वो कहते हैं कि नीतीश जी अब थक गए, उससे भी मैं पूरी तरह से सहमत हूं। मैं बार बार ये कहता रहा हूं, फिर से दोहरा देता हूं, 2025 का चुनाव नीतीश जी का आखिरी चुनाव होने जा रहा है। राजनीतिक प्रासंगिकता लगभग वो खो चुके हैं, और मैं इससे भी सहमत हूं कि जो ऊर्जा चाहिए बिहार जैसे राज्य को आगे बढ़ाने के लिए, वो नीतीश कुमार में अब मुझे नहीं दिखती है। और मेरा ये मानना है कि आने वाले समय में नेतृत्व परिवर्तन अवश्यंभावी है, कोई उसको रोक नहीं। अभी वो एनडीए के साथ चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अगर जीत गए तो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, ये कह रहे हैं आप? वो कुछ भी हो जाए मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, संभव ही नहीं है। और ये हर कोई जानता है। एनडीए के साथ ही लड़ेंगे, एनडीए के साथ ही लड़ेंगे, उनके पास कोई विकल्प नहीं है। एनडीए के साथ लड़ेंगे, और वो अब खुद भी जानते हैं और उनके आसपास के लोग भी जानते हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने की स्थिति में नहीं। लोकसभा चुनाव के बाद से जिस तरीके से बीजेपी ने अपने आप को एक किस्म से रीसेट किया, सब चीजें, हर चीज संघ के साथ मिलकर, और अपनी भी जो कमियां आई उनको दूर किया, 3 इलेक्शन लगातार बड़ी जीत उसने हासिल की है। आपको लग रहा है कि इस बार बिहार को कुछ नए तरीके से अप्रोच किया जाएगा चुनाव में? नहीं, बिल्कुल मैं हर्षवर्धन जी की बात से सहमत हूं कि नीतीश जी अब 2015 वाले नीतीश कुमार नहीं है। 2013 या 2015 में जब नीतीश कुमार बीजेपी से अलग होकर लड़े थे, तब नीतीश कुमार के अंदर एक ऊर्जा थी, और उन्होंने जो विकास कार्य किया था जो बिहार का, उसका एक तेज था, वो सारी चीज़ें थी। और फिर उसके बाद जो नीतीश कुमार जी की राजनीति रही, कभी इधर कभी उधर, उससे उनकी छवि भी बिगड़ी है और उनकी साख पे भी असर पड़ा है। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी आखिर कब तक नीतीश कुमार को अपने कंधों पर ढोएगी, ये भाजपा के अंदर भी एक बड़ा यक्ष प्रश्न है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बल पर ही नीतीश कुमार आज मुख्यमंत्री हैं बिहार में, और अगले चुनाव में 2025 में भाजपा निश्चित रूप से एक नए नारे और नए चेहरे के साथ जाना चाहेगी। हो सकता है, ये संभव है कि नीतीश कुमार के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है, इसलिए वो लड़े एनडीए के साथ, लेकिन उनको इस बात के लिए समझा भी दिया जाएगा और बता भी दिया जाएगा भाजपा की ओर से कि भाई चुनाव जीतने के बाद आपको कहीं और एडजस्ट किया जा सकता है, आपके लिए कोई बढ़िया राजभवन हो सकता है, आपके लिए केंद्र में कोई जगह हो सकती है, लेकिन बिहार की कमान बीजेपी खुद लेना चाहेगी। क्योंकि कोई भी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी आज महाराष्ट्र में उन्होंने एकनाथ शिंदे को बनाया कुछ समय के लिए मुख्यमंत्री, लेकिन आज देवेंद्र फडणवीस है मुख्यमंत्री वहां पर। लेकिन एक चर्चा अब चलना शुरू हुई है जोर से। पहले कभी नीतीश कुमार के पूरे पॉलिटिकल करियर में ये दाग तो उनके ऊपर नहीं लगा, आरोप कह लीजिए, या ऐसे प्रयास उन्होंने कभी नहीं किए कि अपने परिवार को आगे बढ़ाएं, अपने बेटे को आगे बढ़ाएं। उनके अब जब नीतीश जी अपनी राजनीतिक पारी के आखिर में चल रहे हैं, उस वक्त तब उनके बेटे निशांत को वो लॉन्च करेंगे, ऐसी चर्चाएं चल रही हैं। उनके बयान भी आए हैं निशांत के, उन्होंने अपील भी की है नीतीश कुमार के लिए, इस तरह के कुछ, जो कि पहले कभी नहीं होता था। दरअसल ये वो पॉइंट है, अच्छा आपने इसका जिक्र किया, ये वो पॉइंट है जहां से उनके लिए मुसीबत और बढ़ने वाली है। नहीं, अगर वो चाहेंगे कि पार्टी तो उन्हीं की है, अगर वो चाहें कि भाई मेरे बेटे को बड़ा रोल मिले इसमें, तो बाकी दुनिया हर पार्टी कर पाई है, वो क्यों नहीं कर पाएंगे? पार्टी में कर लेंगे ना, लेकिन मैं तो मुख्यमंत्री की कुर्सी की बात, उसमें एक दिक्कत है, उसमें एक दिक्कत यह है कि अखिलेश यादव को मुलायम सिंह ने जब लॉन्च किया तो मुलायम सिंह लीडर थे और अखिलेश यादव को एमपी बनाया, सीढ़ी दर सीढ़ी बढ़ाया। उसके बाद अखिलेश तेजस्वी के साथ भी यही हुआ कि लालू के नेतृत्व में ही तेजस्वी आगे बढ़े। नीतीश कुमार अगर निशांत को पहले से राजनीति में सक्रिय रखते और लगातार वो पार्टी में काम कर रहे होते तो पार्टी स्वाभाविक रूप से उनको स्वीकार कर, क्या पता भी 8 महीने हैं, बना दे, मंत्री बना दे उनको। बिल्कुल, अब बनाने के बना सकते हैं, लेकिन पार्टी कितना स्वीकार करेगी या पार्टी में लोग कितना स्वीकार करेंगे। कहा बिहार को लेकर कि भाई भारतीय जनता पार्टी है इसलिए नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, मैं तो कहूंगा कि नीतीश कुमार है इसलिए भारतीय जनता पार्टी सत्ता के अंदर बनी हुई है।
भारतीय जनता पार्टी की तो मजबूरी नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार की भारतीय जनता पार्टी नहीं, वो तो लालू के साथ भी सरकार बना सकते हैं, वो बीजेपी के साथ भी सरकार बना सकते हैं, वो जहां रहेंगे वो सरकार बन के मुख्यमंत्री बन सकते हो, बने भी है। भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी केंद्र में भी नीतीश कुमार है, क्योंकि नीतीश कुमार के 12 सांसद है, आप उसका समर्थन आप लेके चल रहे हो, और प्रदेश में भले हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी बड़ी ताकत बनी हो, बिहार में अभी भी नीतीश कुमार बड़े भाई भूमिका में है, भले ही वो तीसरे नंबर की पार्टी हो। भारतीय जनता पार्टी का अभी संगठन की ताकत इतनी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई सा लोकल बहुत बड़ा लीडर नहीं है जो अपने दम पर भारतीय जनता पार्टी को वहां सबसे बड़ी ताकत बना सके। सुशील मोदी जी आपके पास एक लीडर थे, उनका निधन हो चुका है, आपके पास कोई लोकल ऐसा चेहरा नहीं जो नीतीश कुमार से बड़ा बन सके, या तेजस्वी और लालू का जो जातिगत समीकरण है उससे बड़ा समीकरण अपने के लिए खड़ा कर सके। तो मुझे लग रहा है कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी, और भारतीय जनता पार्टी जानती है अगर भारतीय जनता पार्टी के नीतीश कुमार मजबूरी नहीं होते तो नीतीश कुमार को कब का हटा के भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बना चुकी होती। लेकिन वो जानती है कि नीतीश कुमार अभी 2025 में भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी बने रहेंगे। नीतीश भी जानते हैं कि अब उनके पास भारतीय जनता पार्टी के पास जुड़े रहने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है, क्योंकि अब वो तेजस्वी के साथ जा नहीं सकते। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे की राजनीतिक मजबूरी समझ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार की लोकसभा में भी जरूरत है 12 सांसद। इसी इंतजार में तेजस्वी यादव भी सरकार से बाहर हो गए कि चाचा कुर्सी छोड़ेंगे तो मुझे मिलेगी। बीजेपी भी इसी आस में लगी हुई है कि किसी तरह नीतीश जी कह दें कि भाई अब बस हो गया मेरा, अब आप चला लीजिए। अब लेकिन सर मैं ये बात अभी आई है, लेकिन अब इस पर चर्चा होनी चाहिए। भाई पुत्र मोह तो कभी भी जाग सकता है ना, जीवन भर से कि उनके बेटे को जाग गया पॉलिटिक्स में, उनको भी परिवार को नहीं लाना था। जिस तरीके से नीतीश कुमार के पार्टी के नेताओं के बयान आ रहा है नीतीश कुमार के बेटे को लेके, ये बता रहा है कि वो अब उसे स्वीकार करने के लिए तैयार है। शायद नीतीश कुमार ने कहा होगा कि भाई अब मेरा राजनीतिक कैरियर एकदम एंड पे है, मैं शायद 2025 के बाद वो नहीं रहेंगे। उनके लिए कोई सम्मानजनक विदाई पार्टी ने तय की होगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, कि अगर आप मुख्यमंत्री पद वहां छोड़िए हम आपको दिल्ली में कोई जिम्मेदारी देते हैं। कोई ना कोई बातचीत चल रही हो। नीतीश कुमार बेटा आएगा पॉलिटिक्स में, मुझे लगता है निश्चित रूप से बेटा उनका राजनीति में सक्रिय होगा। जो नीतीश कुमार जी वो तो जिंदगी भर राजनीति ये करते रहे कि भाई परिवारवाद के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, लेकिन इसमें कोई बहुत मुझे आश्चर्य नहीं लग रहा कि निशांत नहीं आएंगे राजनीति में, आ जाएंगे। और वो ये होता भी है कि आप मतलब कोई ऐसा नहीं है ना कि वो शुरुआत से जब से सत्ता में रहे तब से उनका बेटा उस राजनीति को वो देख रहा हो, वैसा नहीं है, आ जाएंगे। वो मुद्दा नहीं है, मुद्दा है नीतीश कुमार जी का। जैसे समीर जी ने कहा वो बहुत अच्छे से उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार बीजेपी की मजबूरी है। हर्ष जी ने अभी बात का जिक्र किया ना कि ये उनका आखिरी चुनाव होगा नीतीश कुमार का। मैं इसको थोड़ा सा आगे ले जाना चाहता हूँ कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में यदि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा 2025 का, तो ये भारतीय जनता पार्टी का बिहार में सत्ता का आखिरी चुनाव होगा। नीतीश कुमार जी से आगे चला गया है बिहार। भारतीय जनता पार्टी आज अकेले लड़के भी चुनाव लड़ ले, जेडीयू के साथ भी लड़े, लेकिन नीतीश कुमार जी यदि 2025 के फेस होंगे तो मुश्किल भरा चुनाव होगा। लेकिन वो फेस कैसे नहीं होंगे ये समझ में नहीं आ रहा ना। नहीं, वो खुद भी रिटायर हो सकते, पार्टी कहते कुछ भी हो जाए, दोनों मिलकर चुनाव लड़ ले। लेकिन पहले तो एक बात ये बताएं कि अगर आज नीतीश कुमार और मोदी का जो कॉम्बिनेशन है, बिहार में इसकी सत्ता आने की प्रबल संभावनाएं है। हाँ है, उसमें कोई वो बात नहीं है, दोनों की सत्ता संभावना। लेकिन नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव में जाना मुझे थोड़ा सा खतरे से खाली नहीं लगता। ये खतरा हो सकता है कि नीतीश कुमार जी, बिहार जो है ना नीतीश कुमार जी से आगे निकल गया है। और पार्टी के जैसे पार्टी ने दिल्ली में किया, दिल्ली में भी हम लोग चर्चा करते रहे, भी उनके पास कोई लीडर नहीं है। हालांकि दिल्ली से अलग स्थिति है बिहार की, वहाँ पर संगठन भी उतना मजबूत नहीं है, लेकिन उनको कोशिश करनी पड़ेगी, नए नेतृत्व के साथ आना पड़ेगा और नीतीश जी को भी ये बात समझानी पड़ेगी। बाकी तो जैसे तेजस्वी ने कहा उनके पास डिप्टी सीएम दो बना रखे हैं। मुझे लगता है कि ऊपर वैकेंसी नहीं है तो क्या करें? अभी चीफ मिनिस्टर वो रहे। शीर्ष नेतृत्व को ये तय करना है, साहस करना है। भारतीय जनता पार्टी के पास बिहार में अकेले लड़े बहुत बड़े बड़े नेता हैं और वो नेता अपने यहां बहुत ताकतवर हैं, कई बार के विधायक हैं, उनकी अपनी समाज में बहुत शक्ति है, बहुत मजबूत माने जाते हैं। जब नीतीश कुमार अलग भी हुए थे तो भारतीय जनता पार्टी कोई किनारे नहीं हो गई, ताकतवर रही। और मैं क्या कह रहा हूं कि आप इसको इस तरह से देखते रहे कि जेडीयू का 15-17% का मतदान का वोटर का वो परसेंटेज है, वो उनके साथ इंटैक्ट है, लेकिन क्या वो अब इंटैक्ट है? क्या नंबर एक। दूसरा, जब हम कहते हैं चेहरा किसको बनाया जाता है? चेहरा तो सबसे अच्छा हिस्सा होता है शरीर का, सबसे शानदार, चमकता हुआ, ऊर्जावान, जिसको देखकर लगे कि हां आकर्षित हो जाए। नीतीश कुमार चेहरा हो सकते हैं क्या? जो व्यक्ति किस तरह का व्यवहार सार्वजनिक अवसरों पर कर चुका हो। और मैं बार बार कह रहा हूं, नीतीश जी ने जो किया है बिहार की राजनीति में वो अकल्पनीय है, बहुत खींच कर ले आए।
लेकिन इसका मतलब नहीं कि हम उसी जगह को देखते रहे 2010, मुझे एक बताइए 15, मुझे नहीं हो सकता है ना। सामने आपके गठबंधन है, राहुल तेजस्वी का गठबंधन है आपके सर, बस ये बता रहा हूं, सामने अलायंस होगा और आप कह रहे हैं बीजेपी अकेले चुनाव में लड़े, जबकि मतलब कि कोई भी अभी तो जो फौरी सेंस मानती है वो ये मानती है नीतीश के साथ लड़ोगे तो आसान रहोगे। अगर नीतीश कुमार ये जिद करते हैं कि मुझे ही चेहरा रहना है मुख्यमंत्री का, तो बिल्कुल भाजपा को करना चाहिए। अगर नीतीश कुमार मान जाते हैं, समझ जाते हैं, वस्तु स्थिति समझ जाते हैं और वो मान जाए कि जेडीयू भाजपा का होगा जैसे। और एक चीज याद कीजिए ना, पिछला जो 2020 का चुनाव हुआ था उसका नीतीश जी ने सार्वजनिक तौर पर कहा था कि नहीं हम नहीं बनेंगे। अमित शाह ने इंसिस्ट करके उनको मुख्यमंत्री बनाया था, तो उस वक्त बनाया क्योंकि तब कहा था। मेरा यह मानना है कि भाजपा नेतृत्व को अब कोई आश्वासन नहीं देना चाहिए, उससे छोटे भाई बड़े भाई वाला जो जैसा अलायंस होता है कहीं भी बिल्कुल वैसा किया, बीजेपी उसमें बड़ा। एक लाइन जोड़ता हूं, दिसंबर में सूरजकुंड में बिहार भारतीय जनता पार्टी के संगठन की बैठक हुई थी। उसके अंदर बिहार के जो प्रभारी विनोद तावड़े, उस बैठक के बाद उन्होंने ऑफिशियली डिक्लेयर किया है कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी और वो गठबंधन का चेहरा होने वाले। आधिकारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी घोषित कर चुकी है। तो नीतीश के चेहरे पर कर दिया था बैठक के बाद विनोद तावड़े घोषित कर चुके हैं कि हमने तय कर लिया है नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। अगर चुनाव में नीतीश जी चेहरा होंगे तो फायदा नहीं होने वाला, नुकसान ही होगा। क्या नीतीश जी इतनी लायबिलिटी में हो गए क्या? देखिए नीतीश जी भाजपा के लिए एसेट भी है और लायबिलिटी भी है। एसेट इसलिए है कि नीतीश का के साथ जो वोट है वो बैलेंसिंग है, वो तराजू में वो ऐसा बांट है कि जिधर रख दो उधर पलड़ा झुक जाता है। 2015 में भाजपा अकेले लड़के देख चुकी, 53 सीटों पर सिमट गई थी। पूरा एनडीए जो है मिलाकर के 58 सीटों पर था। बिल्कुल ठीक। तो अकेले भी देख चुके प्रयोग करके। उसके बाद 2020 में चुनाव तब लड़ी, जीती भाजपा और नंबर नीतीश कुमार से आगे गई जब ऑपरेशन चिराग पासवान किया उन्होंने, और ऑपरेशन चिराग पासवान के तहत जनता दल यू को 42 सीटों पर समेट दिया। वो करना पड़ा उसको बीजेपी को, यानी बीजेपी अपनी ताकत से नीतीश को नहीं वो कर पाई। और अभी लोकसभा चुनाव में भी नीतीश की जरूरत पड़ी बीजेपी को, 2019 में भी और 2024 में भी। तो नीतीश इसलिए एसेट है, वो लायबिलिटी इसलिए है कि नीतीश के सामने बीजेपी अपना कोई चेहरा ही नहीं दे पा रही। वो सम्राट चौधरी जो मुरैठा बांधे घूम रहे थे कि ये साफा तब उतारूंगा जब नीतीश को गद्दी से उतार दूंगा, वो आज उनके डिप्टी हैं, तो क्या उनकी साख बची? सही कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में इतिहास भी ये बता रहा है कि बीजेपी अकेली लड़ी तो हार गई, हार चुकी है बुरी तरीके से, बुरी तरह हार चुकी है। और नीतीश के साथ जब जब लड़ी जीती है। तो ये तो इसलिए वो मजबूरी है नीतीश कुमार। अब नीतीश कुमार बिना इसके तैयार कैसे हो जाएंगे कि भाई उनको बिना चेहरा बनाए बीजेपी के साथ समझौता में रखें? वही तो उनकी ताकत है, वही उनके पास है। आप कुछ बहुत छोटे में नवीन पटनायक के सामने मोहन चरण मांझी की क्या स्थिति थी? सिर्फ एक सवाल का जवाब खोजिए, आपको पता चल जाएगा 25 का भविष्य क्या है। नवीन पटनायक और बिहार और उड़ीसा की परिस्थिति में अंतर है। वहां दो पार्टियों का चुनाव था, वहां तीसरी पार्टी के रूप में कांग्रेस खत्म हो चुकी थी। बिहार में 3 ताकतें हैं, बीजेपी, आरजेडी और नीतीश कुमार। उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी बिहार पर चर्चा फिर और किसी दिन लंबी चर्चा करेंगे। बढ़ गई बिहार में उनकी अपनी ताकत। अब दो चर्चाएं और करनी है। एक तो प्रधानमंत्री का मैंने आपको बयान सुनाया, उसका पूरा हिस्सा मैं आपको सुनाऊंगा। उन्होंने कहा कांग्रेस परजीवी पार्टी है और ये जिसके साथ मिली उसको खत्म कर दिया और अपने साथियों के ही मुद्दे चुराती है और उन्हीं के वोट बैंक में सेंधमारी करती है। दिल्ली में किया, यूपी में किया, तमिलनाडु में वही कर रही है, बिहार में भी वही करेगी। इससे इंडिया गठबंधन के बारे में जो ये व्याख्या की है नरेंद्र मोदी ने, इसकी बात करेंगे। अब मैं आपको बताता हूं मोदी जी ने कांग्रेस और उसके साथियों को क्या नसीहत दी है। दिल्ली का चुनाव जीतने के बाद अपने कार्यकर्ताओं से वो बात कर रहे थे। उन्होंने कहा मैं तो आपको पहले से कह रहा हूं कि कांग्रेस एक परजीवी पार्टी है। पहले ये मंदिर चक्कर लगाते थे, राहुल गांधी का नाम लिए बगैर कहा, लेकिन समझ में आ गया कि भाई ऐसे हिंदुओं का वोट नहीं मिलने वाला, यहां भाजपा है, यहां दाल नहीं चलेगी। तो फिर अब ये वो काम करते हैं जो इनके सहयोगी करते हैं। जिस राज्य में इनके सहयोगी का जो मुद्दा हो वो चुरा लेते हैं और फिर उसका जो वोट बैंक होता है उसमें सेंधमारी की कोशिश करते हैं। ऐसा इन्होंने दिल्ली में किया मुसलमान दलित वोट के लिए, यूपी में भी ये यही कर रहे हैं, इनको मुसलमानों का वोट चाहिए। ये बिहार में भी यही करेंगे जहां चुनाव होने जा रहा है। तो वो दरअसल उनके साथियों को ज्यादा आगाह कर रहे थे कि जो कांग्रेस से जुड़ा उसका हुआ बंटाधार। तो ये एक बार सुनना चाहिए और इसमें राहुल गांधी का भी क्योंकि रेफरेंस है तो बात करनी चाहिए। दिल्ली चुनाव के बाद से मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी कहीं अभी कोई पब्लिकली कुछ उन्होंने स्टेटमेंट दिया हो या कुछ कहा हो, उनकी बात भी हो जाएगी। सुन लीजिए मोदी जी की बात। बिहार में भी ये कांग्रेस ही है जो जातिवाद का जहर फैलाकर अपनी सहयोगी आरजेडी का जो पेटेंट है उसी जमीन को खाने में जुट गई है। कांग्रेस पर
देश बिल्कुल भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। पिछली बार मैंने कहा था कि कांग्रेस एक परजीवी पार्टी बन चुकी है। ये खुद तो डूबती है, अपने साथियों को भी डुबोती है। साथियों, कांग्रेस एक के बाद एक अपने सहयोगियों को खत्म कर रही है और इनका तरीका भी बड़ा मजेदार है। आज की कांग्रेस अपने सहयोगियों की जो भाषा है, जो उनके एजेंडा है, उसी को चुराने में लगी हुई है। उनके मुद्दे चुराती है, फिर उनके वोट बैंक में सेंध मारती है। अब कांग्रेस पर तो बात होनी ही चाहिए। 6 चुनाव से दिल्ली में मिल रहा है 0 0 0 0 0 0 और उसके बाद भी पार्टी के नेता बड़े खुश हैं, पार्टी के नेता मस्त हैं। उन्हें लग रहा है हमने 2.25% अपना वोट बढ़ा लिया, बहुत कमाल कर दिया हमने दिल्ली के अंदर। अब कांग्रेस पार्टी की जो परिभाषा दे रहे हैं प्रधानमंत्री की परजीवी पार्टी है, दूसरे सहयोगियों का पहले साथ लेगी और फिर उन्हीं की जड़ें खोखली करेगी। इस बात में क्या कोई सच्चाई है? देखिए, एक बात तो साफ सही है विनोद जी, जो उन्होंने शुरुआत में कहा कि राहुल गांधी का नाम नहीं लिया। बोले पहले ये लोग हिंदुओं के वोट के चक्कर में मंदिर मंदिर घूमते थे, मालाएं टांगे घूमते थे। राहुल गांधी सच में ऐसा होता था, किया था उन्होंने। 2017 का गुजरात का इलेक्शन याद करिए, तो उसी मोड में उस वक्त वो चल रहे थे, लेकिन कामयाब नहीं हुए। फिर उसके बाद वो बिल्कुल उन्होंने छोड़ दिया। फिर अचानक से ऐसा लगा कि राहुल गांधी अब ये खुलकर कहना चाहते हैं कि मैं सबका हूं। मुझ पर ये कोई आरोप लगाए कि आप मुसलमानों की पार्टी है, आप मुसलमानों की पैरोकारी करते हैं, नो प्रॉब्लम, मैं सबका हूं, ये कहते हैं वो मोहब्बत की दुकान लगाने के लिए देश भर में घूमना वो शुरू हुए। इसे करते 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 अब वो उस एक्सट्रीम तक पहुंच गए जिसे प्रधानमंत्री अब अर्बन नक्सल की भूमिका मानने लगे हैं। जब उन्होंने कहा कि वी आर फाइटिंग द एंटायर इंडियन स्टेट, तो वो वहां तक चले गए। कांग्रेस और उसके सहयोगियों के बीच की इक्वेशन आज की क्या है? देखिए, कांग्रेस और उसके सहयोगियों की क्वेश्चन ये है कि कांग्रेस के सारे सहयोगी कांग्रेस की ही जमीन पर खड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश में चाहे समाजवादी पार्टी हो, बिहार में आरजेडी हो, दिल्ली में आम आदमी पार्टी रही हो, तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी तो कांग्रेस से ही निकल के गई हैं, शरद पवार कांग्रेस से ही निकल के गए हैं। तो जहाँ जहाँ कांग्रेस के सहयोगी हैं वो सब कांग्रेस की ही जमीन लेके गए। जमीन ही कांग्रेस के पास थी, जमीन उसी के लिए जाएगी, इसके पास जमीन थी। कांग्रेस और बीजेपी के बीच एक फर्क समझिए। बीजेपी किसी राज्य में गठबंधन करती है और धीरे धीरे उस राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बन जाती है और वो गठबंधन का सहयोगी जो है वो किनारे हो जाता है। उड़ीसा देख लीजिए, बीजेडी उसका उदाहरण है। हरियाणा देख लीजिए, ओम प्रकाश चौटाला उसका उदाहरण है। बिहार देख लीजिए, नीतीश कुमार आज उसके जूनियर पार्टनर है। महाराष्ट्र देख लीजिए, शिवसेना कहाँ है आज। तो एक तरह से कायदे से सहयोगियों की जमीन तो बीजेपी ले रही है। कांग्रेस तो अपनी जमीन दे के पीछे कमजोर होती चली गई और अब वापस ले रही है उसे। वापस ले कहाँ पा रही है? अभी तक कोशिश कर रही है। नहीं, वैसे अब लोकसभा में, यूपी में सीटें मिल गई कांग्रेस पार्टी को। सीटें तो मिल गई, लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ मिली ना 6 सीटें, वैसे तो नहीं मिली। लेकिन मुस्लिम वोट की पहली पसंद बन गई कांग्रेस। भाई, मुस्लिम वोट की पहली पसंद बन गई, लेकिन सारी वो तो उसकी अपनी ओरिजिनल जमीन थी। बीजेपी ने तो वहां क्रैक किया जहां उसकी जमीन नहीं थी। नहीं, लेकिन मोदी जी का तो फायदा इसमें है ना कि इनके बीच में डिवीजन हो, तो वो उनके साथियों को कह रहे हैं इससे इनसे आगा रहना। देखिए, मोदी जी तो राजनीतिक बयान है, वो तो पॉलिटिकल है। अपने कांग्रेस उनकी विरोधी पार्टी है तो, या विरोधी गठबंधन इंडिया गठबंधन है, उसको कमजोर करना है किसी भी राजनेता का उद्देश्य होता है, उसमें क्या गलत है? वो तो उनको कहना चाहिए। मैं बात करता हूं फिर अब गठबंधन के लोग क्या कह रहे हैं। इसी गठबंधन के लोग, अब संजय राउत जी ही बोलते हैं सबसे ज्यादा, तो उनकी बात होती है। उन्होंने कहा भाई ये बड़े भाई को ध्यान रखना था, मतलब कांग्रेस को ध्यान रखना था दिल्ली में जो हुआ, जबकि दिल्ली में बड़े भाई के पास है कुछ नहीं पल्ले, सब कुछ छोटे भाई के पास है। दिल्ली में तो छोटा भाई बड़ा भाई था। वो फिर भी ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को गठबंधन कर लेना चाहिए था। अच्छा, वो ये नहीं बताते, उनको मालूम ही होगा कि कांग्रेस तो गठबंधन करना चाह रही थी। पहले अरविंद केजरीवाल ने मना किया दिल्ली में। सबसे पहले गोपाल राय ने कहा, लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद गोपाल राय का बयान आया कि हम विधानसभा चुनाव में कोई गठबंधन नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी वो ये कह रहे हैं कि भाई दोनों मिलकर लड़ते तो होता कुछ और, नहीं तो यही हुआ जो उमर अब्दुल्ला ने कहा था, और लड़ो आपस में, खत्म कर दो एक दूसरे को। अच्छा, उमर अब्दुल्ला ने पीडीपी को कितनी स्पेस दी जम्मू कश्मीर में? भाषण दे रहे हैं दूसरे कांग्रेस को कितनी दे रहे हैं सर? नहीं, दूसरे को तो उपदेश देना बड़ा आसान है। महबूबा मुफ्ती चिल्लाती रह गई, इंतजार कीजिए, और उन्होंने एक तरफा कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए थे, याद कीजिए। वो जो पार्टी राज्य में मजबूत होती है उसको वो लगता है कि मैं क्यों शेयर करूं। दिक्कत ये है कि कोई शेयर नहीं करना चाहिए।
निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं कि भाई जिस तरीके से बयान कांग्रेस को लेकर सहयोगी दलों के लगातार आते रहे, अब कांग्रेस समस्या यह है कि प्रधानमंत्री मोदी तो कांग्रेस की चीरफाड़ हमेशा करते ही है, भारतीय जनता पार्टी करती है। कांग्रेस की चीरफाड़ तो वो भी कर रहे हैं जो कांग्रेस के सहयोगी दल रहे, इंडिया गठबंधन में रहे। उमर अब्दुल्ला कांग्रेस को आग दिखा रहे मुख्यमंत्री बनने के बाद, जबकि बाहर से समर्थन कांग्रेस का लेकर चल रहे। महाराष्ट्र के अंदर संजय राउत और उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि भाई अब हम कांग्रेस का गठबंधन हम बीएमसी में नहीं करेंगे, अपनी दम पर लड़ेंगे, कांग्रेस का तो हमें कोई मतलब नहीं है अब महाराष्ट्र के अंदर। जबकि अब विधानसभा उनके साथ चुनाव लड़े, लोकसभा चुनाव में आपने उनका समर्थन लिया। तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस को अब ये सब सहयोगी दलों को छोड़ देना चाहिए। कांग्रेस को स्पष्ट घोषणा कर दीजिए कि हमारा इंडिया गठबंधन से कोई कंसर्न नहीं है, हम अलग है और सारे चुनाव हम अपनी दम पर लड़ेंगे, भले ही हमें सीट मिले या ना। अगर उसको अपनी पार्टी बढ़ानी है तो निश्चित अब यही करना पड़ेगा, तब तक वो अपने पैर पर खड़े नहीं हो पाएंगे। इसलिए मैं थोड़ा जल्दी आगे बढ़ता हूं। एक खबर कल से आपके फोन पर भी आ रही होगी और मैं भी पशुपेश में हूं कि वो खबर मैं आपको बताऊं कैसे, क्योंकि उसमें जो बयान है जिस पर विवाद है वो सुनाया जा नहीं सकता। तो पहले तो केवल मैं आपको विदाउट ऑडियो पिक्चर्स में दिखाऊंगा। कोई कॉमेडी इवेंट था। आजकल कॉमेडी के नाम पर हमारे देश में कुछ भी होता है, कितनी फूहड़पन होती है। चले, लेकिन धीरे धीरे हर चीज के लोग यूज्ड टू हो जाते हैं। ये दूसरी खबर लगाई जी। अब इसमें एक व्यक्ति हैं, इनका एक यूट्यूब हैंडल है और बड़े पॉपुलर है, 1 करोड़ इनके शायद सब्सक्राइबर हैं। बियर बाइसेप्स के नाम से इनका हैंडल है। नाम इनका है रणबीर इलाहाबादिया। ये जो आपको सफेद कपड़े में माइक पहने हुए दिख रहे हैं, किसी शो में गए थे ये। आजकल कॉमेडी शोज में खुलेआम गाली गलौच, बॉडी शेमिंग, ये सब तो नॉर्मल बातें हैं, हाँ, या सेक्सुअल कॉनोटेशन के साथ बातें करना, ये सब बिल्कुल आम हो चुका है और अब लोग भी उसके यूज्ड टू से हो गए थे। लेकिन अब इसमें इन्होंने और आगे बढ़ते हुए एक नई लकीर खींच दी। अब इन्होंने एक ऐसी बात कह दी इस शो के अंदर जिसके बाद इनके ऊपर कार्रवाई करने की बात हो रही है कि एक्शन लिया जाना चाहिए इस व्यक्ति ने के ऊपर जो इसने बात कही है। क्यों? क्योंकि एक तो ये सच में सोशल मीडिया के बड़े नाम है, दूसरा जो ये कहते हैं उसकी पहुंच हर किसी तक है, यंगस्टर्स तक तो है, बच्चे भी सुनते हैं। तो आप इन्होंने जो बात कही है वो मैं कोशिश करता हूं कहने की। इन्होंने कहा मजाक में, क्योंकि सब लोग वहां जोक मार रहे थे, इनको लगा बाबा मैं ही बड़ा तीर मारूंगा, ये मेरा जोक हिट होगा। इन्होंने कहा कि आपके पास क्या ऑप्शन है कि आप जिंदगी भर अपने माता पिता को सेक्स करते हुए देखें, माता पिता को सेक्सुअल एक्ट में इंडल्ज करते हुए देखें, या आप उसमें शामिल हो जाएं एक बार और उसे हमेशा के लिए खत्म कर दें। क्या आया इनके दिमाग में? कौन सी इन्होंने इतनी विचार उत्तेजक बात कह दी थी? कौन सी समस्या का ये जो है हल ढूंढ रहे थे? ऐसी घटिया सोच कैसे हो सकती है? और इसको आप जोक के नाम पर पास ऑन करते हैं दुनिया को। अब जैसा मैंने कहा कार्रवाई हो रही है कि भाई कुछ तो लगाम लगे। हर्षवर्धन जी, दुर्भाग्य है कि अभी तक ये आदमी जेल नहीं गया। बिल्कुल। और मैंने अभी बयान सुना तो देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि हम कार्रवाई करेंगे। जो हमने सुना है, अभी हमने सुना नहीं है, लेकिन जो दिखा है मुझे वो अभद्र है और बाकायदा भारतीय न्याय संहिता की धाराएं हैं जिसके तहत इस व्यक्ति को जेल भेजा जाना चाहिए। और वैसे तो सब कोई जानता है लेकिन भूल गया होगा, बियर बाइसेप्स नाम क्यों पड़ा इस आदमी के चैनल का? लड़का है अभी शायद 28 इलाहाबाद का ही है। नहीं, रणवीर इलाहाबादिया लगाता जरूर है, लेकिन ये इलाहाबाद अब इसकी 2-3 जनरेशन पहले हो तो नहीं जानता हूँ। ये बंबई रहता है, इसके माँ बाप भी मुंबई ही रहते हैं। मैं भी जब इलाहाबादिया नाम सुनाई दिया तो मैंने इलाहाबाद में पता किया, लेकिन वहां से कोई कनेक्शन सीधा नहीं है। आप भी तो इलाहाबाद पे हो जी, इसीलिए मैंने पता किया। मुझे जब लगा तो मैंने कहा पता करना चाहिए। तो बियर बाइसेप्स क्यों नाम था? क्योंकि इसने अपने चैनल पर वो शराब पीने के तरीके, बियर के बारे में बताता था और बाइसेप्स यानी फिटनेस के बारे में बताता था, इसलिए इसके चैनल का नाम ये बियर बाइसेप्स है। फिर जाने कब वो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, कैसे हो गया और इतना बड़ा हो गया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसको नेशनल क्रिएटर अवार्ड दे देते हैं। इतना बड़ा हो गया कि इसके सामने देश के मोदी सरकार की, पिछली जो मोदी सरकार थी उसके सारे मंत्री बैठकर इंटरव्यू 24 के चुनाव में सारे मंत्री लाइनअप करके इंटरव्यू देते हैं। और इसका इतना दुस्साहस हो जाता है कि देश के प्रधानमंत्री से कहता है कि आपका भी पॉडकास्ट करना है। तो खैर प्रधानमंत्री ने उसको बड़े अंदाज से खारिज कर दिया। लेकिन सवाल यहां दूसरा है। सवाल यह है कि चंडीगढ़, गुरुग्राम, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु, ऐसे जो ढेर, चेन्नई, ऐसे जो मेट्रोज हैं उनमें इस तरह का एक इवेंट किया जाने लगा है जो स्टैंड अप कॉमेडी कहा जाता है, कॉमेडी शो कहा जाता है। और उसमें सिर्फ गंदी बातें, 90% हिंदू सभ्यता, संस्कृति, आस्था के खिलाफ बातें, यह भी हिंदू फैमिली सिस्टम को तोड़ने वाली बात,
और ऐसे तो सब बाथरूम में तो बिना कपड़ों के ही नहाते हैं, नंगा ही रहता है व्यक्ति, कपड़ा तो पहनता नहीं। तो इन सबको, ये जो खड़े हैं शो में, इनको तो बिना कपड़ों के आना चाहिए था। और बेहयाई की इंतहा है कि उसके बाद ये सब हंस रहे हैं और अभी तक कोई नॉर्मल जनरल अपोलॉजी भी नहीं आई है। मेरा ये मानना है कि जब तक खुश देखिए कितना है, जैसे उसने पता नहीं कितना कोई बड़ी बात कह दी, कितनी बड़ी बात कह दी है। आपको अगर यही करना है तो फिर तो मैं कह रहा हूं कि जब तक इन पर कार्रवाई नहीं होगी, और ऐसे सारे कॉमेडियंस पर, मैं फ्रीडम ऑफ स्पीच का बहुत भयानक वाला समर्थक हूं, लेकिन आप तीखी आलोचना करिए, एकदम जितना तीखा कर सकते करिए, लेकिन इस तरह की गंदगी, इस तरह से समाज को बर्बाद करने की, इस तरह से नौजवानों को बर्बाद करने की कोशिश, इस तरह से फैमिली सिस्टम को खराब करने की कोशिश, यह बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए। विजय जी, फ्रीडम ऑफ स्पीच का क्या एक्शन, क्या कार्रवाई होनी चाहिए उस पे, या कहा है वो तो बहुत भद्दी बात है, घृणा करने वाली बात है, जो आप जिस तरह से आपने इसको स्टोरी को प्ले किया ना, वो बहुत डाउन प्ले किया आपने। आपकी शराफत है, आपकी शराफत ना मैं सुना पा रहा। और जैसे अभी चर्चा हुई कि स्टैंड अप कॉमेडियंस पर और ओटीटी पर भी ये स्टैंड अप कॉमेडियंस के बड़े शो चल रहे हैं और वो बड़े इन्फ्लुएंसर हो गए, तो वो हर दिन वो लिमिट क्रॉस होती जा रही है। और इस पर जो सारा ये हुआ है वो उसका इंतहा कहना चाहिए कि इसकी चर्चा करने की भी बात नहीं है। और रोजाना ये दिल्ली, गुरुग्राम, मेट्रो में सारी जगहों पर ये इस तरह के शो होते रहते हैं जिसे स्टैंड अप कॉमेडियंस कहते हैं, और बड़े इन्फ्लुएंसर के तौर पर उनको देखा जाता है। इन्फ्लुएंसर तो ठीक है, उनको क्रिएटर भी बना दिया आपने, तो वो क्रिएटर्स का अवार्ड भी हो गए, क्रिएटर भी हो गए, अब तो ये इंटरव्यूअर भी हो गए, जर्नलिस्ट का भी काम कर लेते हैं, सम्मानित भी हो गए, सम्मानित भी हो गए। बड़े लोग लाइन लगाएंगे जाके सामने, तो सम्मानित हो ही जाएंगे अपने आप। भारत सरकार नहीं, वो भारत सरकार ने सम्मानित किया, उसके बाद सारे मंत्रियों ने उनके यहाँ पर वो लगा दिया। और अभी मैं देख रहा हूँ बहुत सारे इस तरह के कॉमेडियंस भी आ गए, वो कॉमेडी कर रहे हैं जहाँ तक कर रहे हैं, क्योंकि अब कॉमेडी में सेक्स और अश्लीलता के अलावा कुछ नहीं है। और जो भारतीय परिवार संस्कृति, मतलब ये ऑर्थोडॉक्स स्टाइल में लग रहा होगा, लेकिन एक कोई चीज की तो लिमिट होती है ना सर। वही आपने इसे कहा ना कि मतलब ऑब्सिनिटी, गाली गलौज, ये सारी बातें या सेक्सुअल टोन में बातें करना, ये तो आजकल बहुत आम हो गया, आम हो गया। लेकिन जो बात इन्होंने अब कही है, ये तो कहने के बाद भी जो एक्सप्रेशंस है ना बाद में, ये ह्यूमन एग्जिस्टेंस के कोर के खिलाफ है। इसलिए मैंने कहा कि ये तो बहुत डाउन प्ले करके आपने बात की। मैं इसको देखकर मतलब परेशानी हुआ था कि इस तरह पर अब क्या तो कमेंट किया जाए। और मान लीजिए, नहीं, मेरा सवाल केवल इतना है, बोला सो बोला, ठीक है, लेकिन अब जूते वैसे ही पड़ रहे हैं दुनिया से, क्या इस पर कार्रवाई, लीगल कार्रवाई होनी चाहिए? लीगल कार्रवाई होनी चाहिए। लीगल कार्रवाई करके फिर एक, मतलब आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है तो है ना, नहीं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है? ये गाली पाएगा, इससे भी इसकी रिपोस्ट होगी, इसकी वैल्यू बढ़ेगी, इसके पैसे बढ़ेंगे, ये इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाले, और गंदी बात करेगा। मैं कह रहा हूं कि आपको लीगल एक्शन कहां लेना होता है, जहां आपको डेटरेंट करना है, कहीं तो आके आपको लिमिट, और उससे वो डेटरेंट इफेक्ट दूसरे लोगों पर तो पड़ेगा ना, नहीं तो ये तो चलता ही रहेगा। उसकी बात ठीक है। अब एक बड़ी खबर आज की और है, एक बात कह, इसको फ्रीडम ऑफ स्पीच मत कहिए मेहरबानी। हाँ, ये नहीं कहना चाहिए, बिल्कुल। चलिए ठीक है। इसमें एक चीज मैं थोड़ा सा जोड़ दूं अगर सर। हाँ, आप सब देखिए, ये इंतहा है बदतमीजी की, और इसकी शुरुआत, क्योंकि हमारा जो सहनशील समाज है ना, हर चीज टॉलरेट करता रहता है। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जिस तरह गाली गलौज के सीरियल शुरू हुए और जिनमें जो अभद्र भाषाओं का इस्तेमाल हुआ और जिसको बड़ा सराहा गया और लोगों ने बड़ा तारीफ करनी शुरू कर दी, मैंने तो आज तक मैं तो बंद ही कर देता हूं, और ये उसी का एक पराकाष्ठा है। तो मुझे लगता है कि कोई सेंसर नहीं, और इसमें कई बार जब ये अनुराग ठाकुर सूचना प्रसारण मंत्री थे तो उन्होंने कहा कि हम उस पर जो है कानून बनाएंगे, कोशिश करेंगे इस तरह सेंसर किया जाए, लेकिन कुछ हुआ नहीं। नहीं, क्यों नहीं करती मुझे बताइए। आप फिल्म बनाने से पहले सेंसर बोर्ड को क्यों देते हो भाई रील, कि आप देखो इसमें कुछ खराब बात तो नहीं है? तो ऐसे जो ओटीटी पर बना रहा है अपना कंटेंट, वो पहले दिखाए, बिल्कुल दिखाए भाई, क्रिएटिविटी के नाम पर आप ऑब्सोल्युटली उसी सेंसर बोर्ड के अंडर क्यों नहीं किया जा सकता है सब? बिल्कुल किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, क्यों नहीं किया जा सकता? चलिए, अच्छा सर, एक दूसरी खबर, समय बहुत कम रह गया इस पर, हालांकि बात में लंबी करना चाहता था। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने आखिरकार इस्तीफा दे दिया। मणिपुर में हिंसा शुरू हुई थी 3 मई 2021 को, और इसमें अभी तक जो प्राप्त जानकारियां हैं उसके हिसाब से 250 लोगों की मौत हो चुकी है, 60,000 लोग विस्थापित हुए हैं, बेघर हो चुके हैं, मंत्रियों के घर तक जला दिए गए, विधायकों के घर जला दिए गए, मुख्यमंत्री के घर पर हमले हुए, रॉकेट तक का इस्तेमाल जो है इसके अंदर हो चुका है, ग्रेनेड्स का इस्तेमाल होता है, ड्रोन से बम गिराने के काम, ये सब कुछ भी मणिपुर में हुए हैं। मैतेई समुदाय और कुकी समुदाय बिल्कुल एक दूसरे की जान के प्यासे होकर के लड़ रहे थे। अभी फिलहाल लेकिन वहां पर शांति है। मेरा सवाल केवल इतना है, 21 महीने के बाद इस्तीफा क्यों? पूरा विपक्ष मांग कर रहा था कि इनकी जगह किसी और को बनाया जाए या राष्ट्रपति शासन लगाया जाए।
बिल्कुल, ये बहुत लंबा मामला चला है मणिपुर के अंदर। और इन पर ये आरोप लगा सर, एक इनके ऊपर आरोप लगा कि इन्होंने खुलकर जो दो पक्षों की लड़ाई थी उसमें एक पक्ष का साथ दिया, मैतेई पक्ष का साथ दिया। हाँ, मतलब खुलकर साथ तो नहीं दिया, ऐसा नहीं कहा जा सकता। मुख्यमंत्री रहे वो, लेकिन मामला इतना ज्यादा गंभीर हो गया था और मुख्यमंत्री के हाथ से पूरी चीजें बाहर निकल गई थी। मुझे लग रहा है बहुत पहले ही राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए था, लेकिन चूंकि माहौल इतना खराब था तो सरकार को लगा होगा कि शायद आने वाले समय में केंद्र सरकार ने अपने हाथ में चीजों को लिया था। और अभी अजय भल्ला साहब जो होम सेक्रेटरी थे उन्हें वहां राज्यपाल बनाकर भेजा इसीलिए कि वो मामले को संभालेंगे। मुझे लगता है अजय भल्ला ने गृह मंत्री के साथ जब मीटिंग हुई थी 8 दिन पहले, उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि अब मुख्यमंत्री का इस्तीफा देने का समय है, इस्तीफा लेना होगा। क्योंकि विधायक, भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी इस बात से तैयार थे कि अगर इनका इस्तीफा नहीं होगा तो आज से जो वहां विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला था मणिपुर में आज से, और ये कह दिया गया था कि जो कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लेकर आने वाली है उसका एक बड़ा भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक है 19 विधायक वो उसका समर्थन करने वाले थे और सरकार अपने विधायक को समर्थन बिल्कुल ये केंद्रीय नेतृत्व को बता दिया था। और विधानसभा अध्यक्ष खुद कह चुके थे कि सरकार जाना तय है, इनको वहां से इस्तीफा होगा। तो मुझे लग रहा है कि ये ऑप्शन नहीं था। और इसके अलावा जो उनका एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसका सुप्रीम कोर्ट ने जांच करने के लिए भेजा है, वो भी एक बड़ा कारण पार्टी के लिए रहा है कि जिसके अंदर पार्टी को बहुत एक क्या कह रहे हैं उसमें इस तरह से कहा गया है कि उनकी आवाज में ऐसा कहा जा रहा है कि जो हिंसा हुई थी कुकी समुदाय के खिलाफ वो मैंने ही मैतेई समाज को अनुमति दी थी, उकसाया था करने के लिए। तो ये जांच हो रही है कि क्या उनकी आवाज है कि नहीं आवाज है। अब देखिए, अब दो ऑप्शन, सर समय खत्म हो गया, सॉरी, समय ऑप्शन दो ही है सरकार के पास। क्या वहां पर कोई नया चेहरा मुख्यमंत्री का दिया जाता है राष्ट्रपति शासन लगने की या राष्ट्रपति शासन वहां लगाया जाए? ज्यादा संभावनाएं राष्ट्रपति शासन की बताई जा रही हैं।